ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और बाकी पीछे अब वो समाज से अलग हो गए क्या पीछे? हाँ? कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? इनका तो कहना है कि कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है आपका। अरे वो कुछ नहीं, हेजिटेट नहीं कर रहा है यार। ठीक है, हम कौन? अच्छा, अच्छा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यार 2 साल पहले हम भी शायद नहीं थे, है ना? और कोई आता था तो मेरे को भी हेजिटेशन होता था, ये हम मानते हैं। बट आपको हेजिटेट नहीं करना है, कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, वो आप आराम से पूछो, है ना? ठीक है, बताइए कंटिन्यूटी और क्या इशू आ रहा है? कंटिन्यूटी का है। बहुत खराब है। और बस बाकी बाकी मतलब बाकी मैंने एक्सेल कर लिया है, एक तो इशू है। सेक्शन ये तो वही है ना। जैसे आप लोग अभी मतलब कौन सा सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे थे? नहीं, अभी मेरे आने से पहले बीएस में क्या पढ़ा? ठीक है। और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं आप लोग? पता है एग्जाम निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है आज के टाइम में? नहीं, पढ़ने का नहीं। वो है, आप लोग जो बोल रहे हो वो एक है। लेकिन आज के टाइम में अगर एग्जाम निकालना है ना तो सबसे नहीं, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये सारे हैं। बट मैं इनको सेकंड थर्ड से स्टार्ट करता हूँ, वन पे वो नहीं है। सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका इंटरेस्ट। मेरे को कोई भी फोन करता है कि यार मुझे तैयारी करनी है यूपीएससी बीपीएससी की, हम तो पहला यही बोलते हैं तुमको इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है? जैसे हम पढ़ते थे तो हमको पॉलिटी पढ़ने में मजा आता, ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आता था कि अच्छा प्लेट टेक्टोनिक्स हो रहा है, ऐसे जा रही है तो कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ पर एक कोल माउंटेन बनेगा, मतलब मेरे को बहुत मजा आता था। सिंपल सी बात है, अगर आपको मजा नहीं आ रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पिताजी का सपना है कि मैं यूपीएससी निकालूं, जेपीएससी निकालूं, है ना? मेरे ससुर जी का सपना है, मेरे बॉयफ्रेंड का सपना है, गर्लफ्रेंड का सपना है। आपके अपने अंदर से आना चाहिए। ठीक है, आपने जो जो कहा वो स्मार्ट वर्क, वे ऑफ स्टडिंग, ये सब है, बट मेन है आपका अपना इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? मतलब आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए। जैसे आप अगर फिजिक्स से पढ़ रहे हो तो आपको मतलब मजा आना चाहिए, मतलब कोरिलेट करना है आपको। ठीक है, पढ़ना कैसे है? कोरिलेट करना है। ठीक है, पढ़ना कभी भी अगर आपको एग्जाम निकालना है ना तो आप दो चीज, स्टैटिक, ये दोनों का आपको साथ लेके चलना होगा। स्टैटिक और डायनामिक क्या हुआ? स्टैटिक हो गया जो आप किताबों में रोज पढ़ रहे हो, है ना? और डायनामिक क्या हो गया? करंट, करंट सिचुएशन। और आप चीजों को रियल लाइफ से कोरिलेट करते हैं। आप लोग जो आपने पढ़ा उसको रियल लाइफ से आपने कोरिलेट किया? कभी भी नहीं कोरिलेट करो, क्योंकि देखिए आपको पता है सिलेबस बहुत वास्ट, आप नहीं याद रख पाओगे जब तक आप उसको कोरिलेट नहीं करोगे चीजों को। कैसे कोरिलेट करना है? अभी इलेक्शन खत्म हुआ, इलेक्शन खत्म हुआ तो उसका स्टैटिक पार्ट क्या हो गया कि भाई इलेक्शन कराता कौन है? कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन, आप एक बार निर्वाचन आयोग पढ़ लो कि यार 324 से कितना, 329, है ना? कौन सा पार्ट है? इलेक्शन कमीशन, मतलब उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं? क्या स्टार्टिंग से ही 3 मेंबर बॉडी था या 1 मेंबर बॉडी था? आप समझ रहे हो? मतलब उसका इलेक्शन कैसे होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है। और मेंस पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो कि क्या उसका मतलब क्या बोलते हैं, क्या उसका ड्रॉबैक है, इलेक्शन कमीशन का क्या क्या ड्रॉबैक है ना? क्योंकि वो मेंस पर्सपेक्टिव से हो गया। तो ये हो गया आपका स्टैटिक नॉलेज, है ना? और डायनेमिक मतलब आप अभी सुन रहे हो, जैसे आज है 9 तारीख, 2 दिन पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ। आपने कभी सुना न्यूज में कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ?
होता है मॉडल पॉलिसी, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इलेक्शन जैसे और उसमें क्या क्या है, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, इलेक्शन एक्सपेंसेस हो गए कि कौन कितना खर्चा कर सकता है। यहीं पर आप एक टर्म सुनोगे, रोपा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स है। यहाँ क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है, समझ रहे हो। मतलब आपको डायनामिक और स्टैटिक लेके चलना है किसी भी सब्जेक्ट में। कोई भी आप न्यूज पढ़ रहे हो ना, तो उसको सोचो कि ठीक है, मतलब जैसे आपने कुछ भी पढ़ा, मान के चलिए कि कोई भी न्यूज आप लोग बताइए जो आपने आजकल में पढ़ा है। शपथ ग्रहण, वेरी गुड। आपको ये कभी नहीं पूछने जा रहा है कि मोदी जी ने शपथ कब ली, ठीक है, लेकिन आपको ये जरूर पूछेगा कि भाई पीएम को ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट नहीं होता हो रहा है, तो आपको ये सब चीजें कि पीएम को ओथ कौन दिलाता है एग्जाम में ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री कब बने, वो जमाना गया। ठीक है, ओथ क्या होता है आपको तुरंत, अब ये आपका करंट हो गया ना कि पीएम आज ओथ ले रहे हैं, इसको आपको स्टैटिक से कैसे कोरिलेट करना है कि भाई ये जो ओथ दिए हुए हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किधर दिए हुए हैं, आर्टिकल या शेड्यूल। आर्टिकल में नहीं दिया पीएम को, 2 में है या 3 में, 3 में। समझ रहे हैं ना कि कैसा आपको कोरिलेट करना है चीजों को। कोई भी आप न्यूज पढ़ो, कोरिलेट करो। और क्या कोरिलेट कर सकते हो, पीएम ओथ ले रहे हैं, ठीक है, और पीएम के साथ और कौन ओथ लेगा, तब आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि भाई कैबिनेट मंत्री और बाकी मंत्री में क्या अंतर, मंत्री कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या। ठीक, तो आपको तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि मंत्री है तो मंत्री का 3 टाइप क्या है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही होता है ना, मंत्री परिषद क्या है ना। और जैसे मंत्री परिषद का उल्लेख अगर कहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, तो मतलब आपको वो जो भी चीजें आपकी स्टैटिक है उसको आपको रिवाइज कर लेना है। समझ रहे हैं। उसी तरह कोई भी आप न्यूज पढ़ रहे हैं ना, तो ये कैसे होगा, जब आप अच्छी तरह से चीजों को स्टडी करेंगे, मतलब एक तरह से क्या होता है, मतलब आप डेप्थ में चीजों को पढ़ेंगे तभी आप कोरिलेट कर पाएंगे। अब मान के चलिए आपको शेड्यूल पता ही नहीं है कि शेड्यूल 12 शेड्यूल क्या है हमारे, तो आप पीएम ओथ ले रहे हैं तो आपको कहाँ से पता चलेगा कि यार ओथ भी किसी शेड्यूल में है। तो आप कोरिलेट कर पाओगे चीजों को जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका इंटरेस्ट, आपको मजा आना चाहिए, चीजों को आप कोरिलेट कीजिए। कोई भी डायनामिक पढ़ रहे हैं तो उसको आप स्टैटिक से कोरिलेट कीजिए, इससे क्या होगा कि आपका स्टैटिक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी पीएम का ही ओथ हो रहा है तो आप एक बार, ये 3rd शेड्यूल में है तो आप सारे शेड्यूल एक बार रिवाइज कर लो कि अच्छा 1 से लेकर 12 तक में क्या है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे स्टार्ट में, अभी कितने, कब कब जुड़ा, नवी अनुसूची कब जुड़ी, ये पता होना चाहिए कब जुड़ी, कौन सा अमेंडमेंट से और कौन पीएम से। क्योंकि यूपीएससी आई थिंक 2 साल पहले क्वेश्चन उसने पूछ लिया था, सबको लगा था कि पूछेगा किस अमेंडमेंट से जुड़ा और किस ईयर जुड़ा, इन क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जब 9 शेड्यूल जुड़ा तो पीएम कौन। देखो 9 शेड्यूल जुड़ा फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है, 1951 में, और नेहरू थे। फिर 10 शेड्यूल कब जुड़ा, 85 में जुड़ा, 52nd अमेंडमेंट आई थिंक, है ना। तो इस तरह आपको चीजें पता होंगी। ठीक है, और इसके बाद है जैसे आपने बोला रिवीजन। रिवीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको रिवाइज करते रहनी है क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है ना, आप मतलब चाहोगे तो नहीं कर सकते, है ना। कैसे रिवाइज करना है, ठीक है। और आप अपने नोट्स बनाते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत नहीं, आपको नोट्स बनाने। बहुत ही हार्ड फैक्ट है कि किसी दूसरे के नोट्स पढ़ के या किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ के आपको एग्जाम कभी नहीं निकलने आता, कभी नहीं। यूपीएससी में रैंक 1 आता है हर साल, उसके नोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर किसी दूसरे के नोट्स पढ़ के ही अगर एग्जाम निकल जाता ना,
तो वो नोट सारे पढ़ के ना तभी आईएएस बन सकते। अगर किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ने से अगर आपका एग्जाम निकलता ना, तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के हर साल 10 से 20,000 कॉपी बिकती है नोट्स। अरे मैं टीचर, मैं अभी ये गारंटी नहीं ले सकता कि मैं आपका निकलवा सकता हूँ या ग्रेजुएशन निकलवा सकते हैं। क्यों? अरे मान के चलो मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सबको बराबर पढ़ा रहा हूँ, उस हिसाब से तो सबका निकल जाना चाहिए। निकलेगा जब आप उस पर मतलब समझ रहे हो ना फिजिक्स। हाँ, आप उस हिसाब से अगर मेहनत करोगे। मैंने पीएम सबको बता दिया कि भैया पीएम क्या होता है, उसका क्या काम होता है, आप सबने पढ़ लिया और घर में जाके भूल गए। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, उसने उसको और एक्सप्लोर किया, यूट्यूब पे चीजें देखी, उसने आर्टिकल्स पढ़े कि अच्छा मतलब उसको एक मेंस का पर्सपेक्टिव मिला कि मेरे को कैसे वर्क करना है, तो उसका सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की। तो रिवीजन का सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने नोट्स बनाओ। लास्ट टाइम में आप एक बल्कि किताब लक्ष्मीकांत या कोई भी किताब को दोबारा स्टार्टिंग से लास्ट नहीं पढ़ते। मैंने अपने सारे नोट्स बनाए हैंड रिटन, और मैं उसी को पढ़ता था। और आप अपनी नोट्स को पढ़ोगे ना तो उसमें मजा आएगा पढ़ने में। तो पहला क्या है, रिवीजन के लिए आपके अपने नोट्स होने चाहिए। और दूसरा क्या पता है, दूसरा है एमसीक्यू। एमसीक्यू करने से आपको बहुत आइडिया मिलेगा, पहला क्वेश्चन किस तरह पूछे, ठीक है। दूसरा आपका रिवीजन के लिए एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा? अच्छा हाँ, वो भी हम बता देंगे, वो भी हम बता देंगे एमसीक्यू वाला जो। हाँ, नोट का सोर्स जैसे हम ऑनलाइन पढ़ते थे या कोई बुक पढ़े, समझ रहे हैं ना। तो मतलब आप देखो, सबसे सिंपल सी बात है, जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है, बोल रहा हूँ मुझे बता, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे में तो भी आता, ठीक है। देखो, सबसे है कि नोट से पहले मैं कुछ बताने वाला था। हाँ नहीं, हाँ, सोर्स ऑफ नोट से भी पहले मैं कुछ बताने वाला था। जैसे जैसे हम बता रहे हैं यार, हम 10 जैसे होता है ना, 6 से 10 की एनसीईआरटी पढ़नी होती है, आपने सुना होगा। जब हम 8-9 में थे तो 9 में थे तो हम बहुत खुश थे कि बस और एक साल, उसके बाद एसएसटी है, पीछा टूट जाएगा। मुझे इसको बहुत मतलब रट रट के नंबर लाता था, मेरे को कुछ नहीं समझ आता था, तो मतलब क्या करना है यार। लेकिन लास्ट में उसी एसएसटी के पीछे मेरे को भागना पड़ा, है ना। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको आप समझाना कि यार जिससे तुम भाग रहे हो ना, आज से 6-7-8 साल वो तुम्हारे पीछे पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो देखो, अब मान के चलो हिस्ट्री है, हिस्ट्री मेरे को बोरिंग लगती थी, तो मैंने क्या करना स्टार्ट किया, अगर अब मैं बुक स्टार्ट करूंगा कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था, खिलजी ने ये क्या, मजा नहीं आने वाला, ठीक है। इसलिए क्या करता था मैं कि कोई भी वीडियो ले लो, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज हैं, कोई भी वीडियो लो, उसका एक मतलब उससे क्या एक फ्रेमवर्क सेटअप होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया, वो कैसा शासक था, उसने क्या रिफॉर्म्स किए, क्या उसके मेरिट थे, क्या डिमेरिट थे, तुमने वो देखा, तुमने उसके एक नोट बना दिए, वीडियो देख के तुमने नोट बनाया, ठीक है। उसके बाद तुम किताब को पढ़ो, तब तुम्हें लगेगा ना कि तुमने एक मूवी देखी हुई है, उस मूवी को तुम किताब में पढ़ो। अब किताब में हो सकता है तुम्हें 2-4 चीज एक्स्ट्रा मिलेगी, तो उसके नोट बनो, ठीक है। सर पढ़ा रहे हैं, उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक बार नोट्स बन गया तो बन गया, तुम स्पेस छोड़ा करो वैल्यू एडिशन की, समझ रहे हो। मान के चलो कि अचानक से अभी अलाउद्दीन खिलजी का मतलब तुमने नोट्स बना लिए, अब मान के चलो कभी तुम फिर से पढ़ रहे हो, उसमें तुम्हें कुछ कोट मिला, है ना, या फिर कुछ फैक्ट मिला, तो तुम उसको लिख लो। ऐसा नहीं कि एकदम पूरा कॉम्पैक्ट कर देना कि अलाउद्दीन खिलजी इतना तो इतना भैया इसके ज्यादा, ऐसा नहीं, है ना। तो नोट, बुक, सर जो पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब, आर्टिकल्स पढ़ो, अच्छे अच्छे वेबसाइट्स हैं, और अपना जो भी नोट्स का क्राइटेरिया है वो जेपीएससी तक सीमित मत रखो, ठीक है, यूपीएससी तक रखो। क्योंकि एक चीज जान लो कि अभी मैं बता रहा हूँ, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो हमारे बैच में, मतलब हमारे बैच इन द सेंस, मेरी ट्रेनिंग हुई है जेपीए, झारखंड पुलिस अकेडमी, वहाँ 4 सर्विस के लोग, डीएसपी थे, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट थे, प्रोबेशन ऑफिसर्स थे, और जेल सुपरिटेंडेंट, चारों मिला के हमारे 72 लोग थे हम। उसमें से मैं बता रहा हूँ 40 से 50 ऐसे थे जो यूपीएससी वाले, समझ रहे हो ना कंपटीशन कैसा है।
इवेंचुअली उसमें कुछ तो ऐसा थे जिन्होंने किसी इंटरव्यू दे रखा, ठीक है, उनका 1-2 मार्क्स तो नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो ना कंपटीशन कितना है। और हमेशा नोट्स अगर बना रहे हो ना, मान के चलो तुम इंटरनेट से नोट बना रहे हो तो तुम वीडियो से तो बनाओ, मान के चलो मेरे को बनाना है नोट्स अलाउद्दीन खिलजी का ही मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं लिखता था अलाउद्दीन खिलजी नोट्स यूपीएससी, ये कीवर्ड जरूर डालो। इससे क्या हुआ कि जैसे दृष्टि का अगर कोई आर्टिकल है अलाउद्दीन खिलजी का वो मिलेगा, इनसाइट का मिलेगा, यस बाबा का मिलेगा, है ना, या फिर जो भी टॉप मोस्ट साइट्स हैं वो पहले आ जाएगी, क्यों, क्योंकि तुमने ये डाल दिया, ठीक है। और कभी भी कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हो यूट्यूब से ना, तो जीपीएससी वाले से ना पढ़ के यूपीएससी वाले, और जितने डाउट हो रहे हैं सर को पूछो, क्योंकि वो तो तुम्हें बताने नहीं जा रहे, वो तो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं ना, मतलब ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन इन द सेंस वो ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे, उन्होंने रिकॉर्ड करा हुआ है, वो तुमने पढ़ लिया। अब जो डाउट हो रहे हैं वो सर से पूछो, ठीक है, कि सर ये नहीं समझ आया, ठीक है, समझ रहे हो ना नोट्स कैसे बनाने हैं। और नोट्स बना के क्या करना है, उसको बना के आराम से घर में रख देना है, ठीक है, और पूजा करनी है उसकी, है ना, ठीक है। नोट्स को आप रिवाइज करें, ठीक है। रिवीजन का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है आपका नोट, आपके अपने हैंड रिटन नोट, आपका सिलेक्शन आपका हैंड रिटन नोट से करवाएगा, कोई बुक नहीं कराएगी, कोई टीचर नहीं कराएगा, कोई इंस्टीट्यूट नहीं कराएगा, कोई टॉपर नहीं कराएगा, ठीक है, सबसे सिंपल बात। और जैसे आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोग 1 घंटे में कितने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, मतलब बहुत टाइम ले रहे हो, मतलब टाइम ले लेंगे, 1 घंटे में कितने करते 1 घंटे में कितने मार लेते, हाँ, 150। मैं कितने क्वेश्चन मार रहा था 1 घंटे में, हार्डली 8 है एमसीक्यू, बुक है किसी के पास, हम्म, देखो यार हम कुछ वैसा नहीं बताएंगे, जो हम फॉलो किए हैं वो हम बताएंगे। देखो भैया, नाम 16 से 18 घंटा का कभी पढ़े हैं, ठीक है, हम नहीं पढ़ेंगे, हम मैक्सिमम एक दिन में मैक्सिमम 8 घंटा पढ़े, और मेरा ऐसा भी दिन गया है कि हम पढ़े ही नहीं, या एक ही घंटा पढ़े, समझ रहे हो ना। पढ़ाई का टाइम मायने नहीं रखता है, अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हो वो क्वालिटी वाइज पढ़ रहे हो, मतलब एक समझ रहे हो ना। एक होता है कि पिताजी ने बोल दिया है तो मैंने किताब खोल लिया है, अब मैं सोच रहा हूँ स्कूल जाऊंगा, मेरे क्या करना है, मैंने 4 घंटे इसका पढ़ ली, इसका कोई यूज नहीं। उससे अच्छा तुम आधे ही घंटे पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। तो मैं अगर 8 घंटे पढ़ता था ना, तो 8 घंटे मन लगा कर, ठीक है, समझ रहे हो। अब 10-15 घंटे मैंने कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं, ठीक है। अरे इतना भी लोड नहीं दे देना है यार, है, ठीक है। यार साइंस है ना, ठीक ठीक है, मैं देख रहा हूँ। और बताओ, और किसी कोई डाउट? हम्म, अरे डाउट सॉल्व करने के लिए मैं आया हूँ, पढ़ा तो मैं सकता नहीं ज़्यादा, बताओ। हम्म, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो बताएंगे हम। और बताइए तो, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। और सबसे पहले तो हम सॉरी बोल रहे हैं यार, हमको और जल्दी आना चाहिए था, बट तो हम उठ नहीं पाए, ठीक है। तो और टाइम था, ये हो जाएगा तो उसको आप मैनेज कर लेना, है ना। ओके, 2 क्वेश्चन हैं अभी मेरे पास बताने को। हाँ, अरे ऐसा है। कौन? हाँ हाँ, वो आपका नाम ले रही थी, है फोटो है मेरे पास अभी तो। अच्छा अच्छा, नाम मेरे को नहीं पता, बट वो बोली आपके बारे में बता रही थी, उसका ड्यूटी लगा था। हम बूथ इंस्पेक्शन करने जा रहे थे, तो वो देखिए हम तो नहीं पहचाने, बोले कि सर हम पहचानते हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ मिले थे ना।
मिले थे हम लोग क्या? नहीं मिले। कौन से कहाँ चायबासा कहाँ जो चीज पड़ा? मतलब मेन चायबासा में ही था, चायबासा टाउन में ही। तब कैसा लगा चायबासा? सब महंगा हुआ चायबासा। एक तो बहुत ट्राइबल बेल्ट है ना, डेवलपमेंट भी थोड़ा वो है नहीं, मतलब बट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जितना हमने किताबों में पढ़ा था उससे बेटर हो रहा है अभी। हम्म, देखना है। हाँ हाँ ये देखना, मुझे मजा नहीं आ रहा एग्जाम में। देखो फैक्ट, देखो चीजों को, जैसे क्या फैक्ट होता है, सबसे क्या थोड़ी ना कर लेना यार, अब आपने चोरी की मौसी करना, मामा करना। हाँ नहीं याद होगा यार, नहीं होगा। नोट जैसे जितना मेरे को मिला, मान के चलो अगर हम प्रियम्बल ही पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना होता है ना, तो उसका यार तुम यूट्यूब क्यों नहीं यूज करते? यूज, अरे तो देख के लिखना भाई। तुम्हारा टेस्ट है ना, कोई ले रहा है कि तुम याद करके कितना, तुम देख के लिखो, उसको याद करो ना। वो जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेट सिलेक्शन तो मेंस ही करवाएगा ना। पीटी में 400 में 400 ले आया और मेंस में नंबर ही नहीं आया, मेरा सिलेक्शन होगा क्या? हम्म, ये है आपका पॉलिसी मार्केट। बताइए आप लोग तब तक तो, जब तक हम क्वेश्चन देख रहे हैं। हम्म, हम्म, अरे ठीक है, बताइए आप लोग। हम्म, मान लेते हैं इतना बोलते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं। बताइए कौन सा सब्जेक्ट का बताया? हम्म, हम्म, ओके ओके। क्वेश्चन है कि झारखंड में लेटराइट सॉइल कहाँ मिलती है? ठीक है, पहला है लातेहार, दूसरा है हजारीबाग धनबाद बेल्ट, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है आ, राजनगर। लेटराइट सॉइल कहाँ मिलती है? लेटराइट सॉइल क्या बोलते हैं? लेटराइट ही बोलते हैं ना। बताओ। सबसे, जैसे ये लातेहार होगा, लेटराइट सॉइल, जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो लेटराइट सॉइल ये एक वर्ड से बना है, लेटर, लेटर मीन्स ब्रिक, ब्रिक जैसा लाल।
नहीं, ये हम दूसरा का बताते हैं, बेटर वाला ईटा। ठीक है, लेटराइट सोइल जैसे आया ना, तो आपको पता होना चाहिए कि लेटराइट सोइल कब बनेगी, जहाँ ज्यादा बारिश होगी और जहाँ सनलाइट हो, बारिश स्पेशली बारिश, तब क्या होता है, लेटराइट सोइल उपजाऊ होती है या नहीं होती? नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती? मान के चलो यहाँ मिनरल, अब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो क्या होगा, ये जो मिनरल्स है ना यहाँ, ये नीचे आ जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लीचिंग। ये नीचे आ जाएंगे ना मिनरल्स, तो ये इसमें आयरन रह जाएगा और एक मिनरल रह जाएगा, मतलब ये इनफर्टाइल हो जाएगी। इसीलिए आपने कभी गांव में देखा है कि हम लोग कभी भी खेती करने से पहले ये या तो ट्रैक्टर से या किसी से मिट्टी को हम लोग खोदते हैं, ताकि जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर आ जाए, क्योंकि बारिश की वजह से या एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से जो मिनरल्स है वो नीचे चले जाए। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, लेटराइट सोइल वहां मिलेगी जहाँ ठीक ठाक बारिश हो जाएगी। ठीक है, तो बारिश कहाँ होगी? बिहार में होती है ना। अब देखो, अब जैसे राजमहल, राजमहल ट्रैप सुना है ना, राजमहल ट्रैप में क्या मिलेगा? ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल है ना। तो ब्लैक सॉइल, अब जैसे तुम ब्लैक सॉइल पढ़ रहे हो, तो जैसे तुम्हारे दिमाग में ब्लैक सॉइल है, उसके बारे में फैक्ट याद रख लो कि ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक क्यों होता है। ठीक है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक मिनरल होता है, एक टाइटेनियम मैग्नेटाइट है, कुछ होता है उसमें, है ना। तो इसलिए होता है ब्लैक सॉइल। और कहाँ पाई जाती है ब्लैक सॉइल? मोस्टली वहीं पे पाई जाएगी, मतलब मोस्टली, और एक दो पार्ट में मिलेंगे वो अलग बात है, बट मोस्टली ये तुम्हारा राजमहल बेल्ट है ना। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब इंडियन प्लेट, वो क्या बोलते हैं उसको, जो तुम्हारे डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन हुआ था ना, उसी के आसपास वो कौन सा था, हॉटस्पॉट था, जहाँ से इंडियन प्लेट क्रॉस कर रही थी। एक हॉटस्पॉट था, रीयूनियन हॉटस्पॉट, एक रीयूनियन हॉटस्पॉट था, तो वहां से क्रॉस कर रही थी, तो उसके कारण यहाँ पर ब्लैक सॉइल। धनबाद हजारीबाग बेल्ट में तुम्हें मिलेगा सैंडी सॉइल, है ना। तो तुम मतलब ये नहीं कि लेटराइट सॉइल कहाँ मिलती है, लातेहार सही करके आगे नहीं बढ़ना है, चारों ऑप्शन के साथ खेलना है, समझ रहे हो। और इसलिए मैं एक टीचर का नाम बता रहा हूँ, उनके तुम वीडियोस देखना, बहुत सही टीचर लगते हैं मेरे को, वो विपिन गोयल, मैंने उन्हीं से सीखा था। ठीक है, इनके वीडियोस देखो, बाकी डाउट्स होते हैं सर से पूछो। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन से, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि यही आ जाएगा कि लेटराइट कहाँ है, ये भी तो आ सकता है कि भैया एलुवियल कहाँ है। जैसे साहिबगंज वाले बेल्ट में वहां से गंगा क्रॉस होती है ना, तो वहां तुमको एलुवियल मिलेगा, है ना। ठीक है, अभी मेरे पास दो क्वेश्चन हैं। पहला, मीन्स में कैसे लिखे, और एक क्या क्वेश्चन था? मैं तो सब नहीं बनाया यार, हम तैयारी किए थे, हम बैंक पीओ का स्टार्टिंग में तैयारी, वही बात है ना, हम तुमको बता रहे हैं यार, हम बहुत कम बैंक पीओ का हम तैयारी किए, हम पूरा कोर्स किए, 6 महीने का कोर्स, हमको मजा नहीं है, पूरा फी हम दिए, हम पूरा कोर्स किए, रीजनिंग में सब किए, बट एक होता है ना अंदर से कि मेरे को मजा नहीं आ रहा। ठीक है, फिर यूपीएससी में हम लग गए। यूपीएससी में क्या हुआ कि मेरे को मजा आने लगा, मतलब ऐसा नहीं है कि सारा सब्जेक्ट में मजा आता था, मेरे को पॉलिटी में बड़ा मजा आता था। लेकिन एक बार क्या हो गया कि पॉलिटी जैसे मेरा अगर स्ट्रांग हो गया, तो एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर तुमको किसी भी सब्जेक्ट में अगर एक दो चैप्टर भी समझ में आ गया, तो कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं यार ये मतलब मेरे को आ रहा है। मान के जो तुमसे हिस्ट्री हो गया, तो अरे एक मतलब 4 मेन सब्जेक्ट में एक तो हो गया, 25% तो मेरा कंप्लीट हो गया, अब थोड़ा जोर लगा देंगे तो पॉलिटी भी हो जाएगा, और प्रोग्रेस करेंगे ज्योग्राफी भी हो जाएगा, है ना। तो ये ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, बैंक पीओ से यूपीएससी शिफ्ट करने का या जीपीएससी शिफ्ट करने का मेरा क्या 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 रीजन था बताओ? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। अरे नहीं, मेरे को नहीं, मैथ बनाने में मजा नहीं आता था, ना मेरे को रीजनिंग बनाने में मजा आता था, ये बहुत ही फैक्ट है। और हमको जो जिसमें मजा नहीं आ रहा था, हमको पता था कि उसमें मेरा सिलेक्शन कभी नहीं होगा, तो उससे अच्छा, अपना समय बर्बाद करने से अच्छा, अपना पैसा बर्बाद करने से अच्छा भैया लाइन स्विच कर। लेकिन हमेशा याद रखिए, अगर आपको लाइन स्विच करना है तो जितना जल्दी हो सके उतना कीजिए। अगर आप आप सोच रहे हैं कि हम 3 साल जेपीएससी का तैयारी करके हम बैंक पीओ में चले जाएंगे,
नहीं होता है। तो जेपीएससी यूपीएससी दलदल आप एक बार घुस गया ना, है ना, आप इससे निकल नहीं सकते। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो अगर आपको स्विच करना है, आपको लगता है कि नहीं हमको मजा नहीं आ रहा, तो मेरे भाई छोड़ दो, अपना समय बर्बाद मत करो। इससे अच्छा अपना समय जिसमें मजा आ रहा है, मैथ बनाने में मजा आ रहा है, रीजनिंग में आ रहा है, तो बैंक वाली लाइन पकड़ लो, एसएससी वाली पकड़ लो। मजा नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा, है ना? ठीक है, पहली बात मेंस है और बुक्स है। और बताइए और क्या क्वेश्चन? ये हम बता रहे हैं, बताइए कुछ ही का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाकी बाकी तो सारा क्लियर है। या फिर कुछ मिथ्स होंगे आपको लेके कि यार एग्जाम निकालने के लिए ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, 50 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, नहीं है, हिंदी इंग्लिश कंबाइन करके करते हो, एक दो वर्ड कर सकते हो, पर जब सारा लिख ही रहे हो तो उसमें ही लिखो। मान के चलो अब याद नहीं आ रहा, तो तुम एक दो वर्ड डाल दोगे वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में, 50 में आंसर, है ना? ऐसा नहीं। इससे क्या होगा, जो तुम्हारे कंटेंट में अगर दम है फिर देखने में सही नहीं लगता ना। समझ रहे हो? ठीक है, ये बात। ठीक है, हम बताते हैं। अपना लैंग्वेज में ही लिखना है। वो तो आपको करना होगा ना। नहीं, जो जो मेन वर्ड्स हैं, जैसे मान के चलिए वर्ड है स्तूप। अब स्तूप को तुम थोड़ी ना लिख दो कि वो मिट्टी का टीला बनाता था वो लोग, ठीक है। लेकिन बाकी कुछ जगह है जहाँ मतलब वैसा कुछ नहीं है, तो तुम वहाँ, लेकिन जैसे मान के चलो हड़प्पा में ग्रेट ग्रैंडरी होता था, है ना? तो उसको तुम मतलब जो मेन कीवर्ड्स है उसको कुछ तुम चेंज नहीं कर सकते, बाकी को तो तुम कर सकती हो ना। बाकी देखो, इंग्लिश थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ में आता है, थोड़ा बहुत हम तुमको अपना आंसर शेयर करेंगे, हम सर को कर देंगे, सर तुम लोग को करेंगे, मेरा आंसर पढ़ लो। हम ये नहीं बता रहे हैं कि मेरा आंसर बहुत टॉप क्लास होता था, मेरा आंसर बहुत अच्छा नहीं होता था, बहुत खराब भी नहीं होता था, मेरे को नहीं पता क्या होता था, बट मेरे आंसर को पढ़ के ना लगेगा कि बहुत आसान लैंग्वेज है। एक होता है ना, कुछ लड़के होते हैं वो ऐसा ऐसा इंग्लिश का वर्ड डालेंगे ना कि टीचर को भी एक बार देखना पड़ जाए कि भाई ये लिखा क्या। मेरा पढ़ना हम बिल्कुल मतलब होता है ना स्मूथ, जो रोजमर्रा हम लोग जीवन में यूज करते हैं ना, हम उस पर यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको भी पता था कि उतना बड़ा बड़ा वर्ड लिखेंगे तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा यार। हाँ, लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, हिंदी भैया ना लिखा जाएगा, हिंदी तो 2 पेज लिख देते मैं हाथ दर्द दे। ऐसा नहीं, हम और हम हिंदी मीडियम में पढ़े हैं फिर भी। ठीक है, हिंदी मीडियम में हम 3 साल पढ़े हैं, फिर भी मतलब हिंदी नहीं होता। ठीक है, वो भैया आपके कंफर्ट जोन, किसी का देखा देखी नहीं करना है। इवेंचुअली हम ये भी बता रहे हैं ना, किसी टॉपर का भी देखा देखी नहीं करना है। वो टॉपर इसीलिए बना या उसका एग्जाम इसीलिए निकला क्योंकि उसका अपना स्ट्रेटजी, समझ रहे हो? हम्म, 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 अरे वही बात है ना यार, ऐसा थोड़ी ना है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, हम बता रहे हैं मेरा सिलेक्शन। ये देखो यार, आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब लेना थोड़ा सा टफ तो है, और हम ऐसा भी, और हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो मेरे से ज्यादा तेज थे, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं जय सर ये मेरे से कम तो नहीं है, इनका कुछ मार्क्स की वजह से नहीं हुआ, और भी लोगों को हम जान रहे हैं जो मेरे से इंटेलिजेंट हैं, नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि आपको हार्डवर्क करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है।
मतलब क्या कि गधे के टाइप से पढ़ते नहीं जाना है, दिमाग लगाना है कि यार उसको तुम कैसे तुम लिखोगे अपने वर्ड, समझ रहे हो। हम आंसर राइटिंग का बताएंगे कैसे करते थे। बुक आप लोग क्या पढ़ते हैं झारखंड के लिए? देखिए झारखंड के लिए किताब, झारखंड के लिए बेस्ट बुक होगा, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश है चाहे आपका मीडियम हिंदी है, उड़ान का लैंग्वेज बहुत ही बहुत ही फ्लुएंट, मतलब ये जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हिंदी बहुत ज्यादा नहीं समझ आता उसको भी समझ आता है। हमको भी लगा था कि यार हम मेरे इंग्लिश मीडियम हमको कैसे समझ आएगा, लेकिन बहुत सही बुक है। आप उड़ान पढ़ो, ठीक है, उड़ान पढ़ो प्लस सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ लूसेंट झारखंड, है ना, लूसेंट झारखंड, ये लूसेंट जीके वाला हम नहीं बोल रहे, लूसेंट झारखंड जो पतला किताब आता है, ये दोनों पढ़ोगे तो यहाँ से तुम्हारा क्या हुआ। हम अभी आप लोग एक चीज बताएं कि एग्जाम निकालना है तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, स्टैटिक और डायनामिक। ये जो है ये क्या हो गया, ये स्टैटिक हो गया, ठीक है, ये हो गया स्टैटिक, है ना। अब डायनामिक कहाँ से आएगा, डायनामिक यूट्यूब तो ठीक है, यूट्यूब से आप दोनों कवर कर सकते हो। डायनामिक के लिए आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़नी होगी, पहला जो बजट आएगा वो देखना होगा, जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा झारखंड का वो देखना होगा, ये तीन, समझ रहे हो, तीनों चीज से। क्योंकि करंट अफेयर की मैगजीन, जैसे आपने कुछ भी पढ़ा उड़ान में, है ना, मान के चलो कोई फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ा, ठीक है, अब उससे उससे रिलेटेड कोई योजना आ गई, ठीक है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अब मान के चलो कि मेंस में आपका क्वेश्चन है झारखंड का एग्रीकल्चर, झारखंड का एग्रीकल्चर तो आपने इसमें पढ़ लिया, लेकिन उसके बारे में कुछ डेटा आपको देना है, तो आप कहाँ से दोगे, आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे से दोगे। तो ये पांचों का कॉम्बो रहेगा, तो आपका झारखंड का प्री भी हो जाएगा प्लस झारखंड का मेंस हो जाएगा, स्पेशली फॉर पेपर कौन सा हो जाएगा, वो इकोनॉमिक पेपर 5 ना, पेपर 5 प्लस झारखंड का इकोनॉमी आता है ना, झारखंड का इकोनॉमी जो, हाँ तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। और आई थिंक साइंस टेक वाले पेपर में भी है, उसमें भी झारखंड का है पेपर 6, तो पेपर 5 पेपर 6 दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो कि इससे क्या होगा कि जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है जो मेंस का है वो भी तुम्हारा कवर होगा, ठीक है, क्योंकि तुमने मान के चलो पढ़ा है सरना धर्म के बारे में स्टैटिक में, उसके बारे में करंट में क्या हो रहा है, क्या आने वाले सेंसस में सरना को एक अलग धर्म माना जा रहा है, कैटेगरी दिया जा रहा है, सरना कोड लाया जा रहा है, मतलब ये दोनों करोगे तो झारखंड का प्री मेंस हो जाएगा। अगर सोच रहे हो कि हम उड़ान को लेकर बैठे रहे तो नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो ये 5 आपको एटलीस्ट करना है, ठीक है। ये हो गया झारखंड का। इंडिया का बताओ, इंडिया वाला आपको कैसे कर रहे हो, पीछे वाले बताइए, पीछे वाले बिल्कुल ठीक है, बताइए कैसे 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 कर रहे हैं पोटेंशियल। अरे हम कोई क्वेश्चन नहीं किया पोटेंशियल में, हम जा रहे हैं कि बोले हो, हम किसी के पोटेंशियल में क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम चाहते हैं बोलें, ऐसा कोई ना चुप रहे में पोटेंशियल नहीं है, और जो बकबक करता है मेरे तरफ उसमें पोटेंशियल है, ऐसा कोई ना। हम बहुत बकबक करते हैं, बहुत पूछते थे, ठीक है। देखो क्वालिटी कहाँ से कर रहे हो, इस्तेमाल से भी नहीं कर, इस्तेमाल से भी नहीं करा रहे, अच्छा ठीक है, तो अच्छा आप लोग स्टार्टिंग में हो ना, ठीक है। बाकी सर को जो बुक स्ट्रेटजी बताए हैं, जो सर बुक लिस्ट शेयर करेंगे, मतलब बाकी मेरी और सर की बुक लिस्ट ऑलमोस्ट सेम थी, हम लोग बीच में बात करते भी थे, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड बुक है जो सर बताएंगे आपको वही फॉलो करना है, जैसे एनसीईआरटीज आपको देखनी है, लक्ष्मीकांत देखना है ना, आपको उनसे फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एक बुक आती है, यूपीएससी ऑप्शनल की बुक है, लेकिन उसको सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो काबिलियत से, हम उसी से करके, क्योंकि ज्योग्राफी यूपीएससी में अपना ऑप्शन से कैसे ज्योग्राफी, तो हमको ज्योग्राफी में बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो बुक लिस्ट का उतना कोई ये नहीं है, बुक लिस्ट आप कुछ भी कर लो, पढ़ना आपको ही है मेनली, है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी मेरे पास रह रहा है, वो हम सबसे लास्ट में बताएंगे कि आंसर कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो मेरे पास है, वो हम लास्ट में बताएंगे, उससे पहले बताइए।
समय देना होगा। अच्छा, हाँ पहले दो चीज बताए। मृणाल से तो आपको जानते हो, मृणाल 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 से इकोनॉमी हम उन्हीं को पढ़ते थे। मृणाल सर एक बात बोलते थे, आप में से यहाँ किसको सब्जी बनाना आता है? मेरे को आता है। ठीक है। अच्छा, मान के चलो यार मेरे को सब्जी बनाना है, आलू, मेरे को मान के चलो कि आलू और सोयाबीन की सब्जी बनानी है। उसके लिए मेरे को पहले आलू चाहिए, सोयाबीन चाहिए, मसाले चाहिए, नमक चाहिए, प्याज चाहिए, लहसुन अदरक ये सब। अगर मेरे पास नहीं है तो सब्जी बनेगा क्या? आपके पास सामान नहीं है तो आप सब्जी बना लोगे? मतलब आपको अगर एक, ठीक है ना इंग्लिश में, आपको क्या रॉ मटेरियल चाहिए, आपको कच्चे सामान चाहिए ना एक प्रॉपर सब्जी बनाने के लिए। तो ये जो रॉ मटेरियल हो गया, ये हो गया कंटेंट, टू बी प्रिसाइज क्वालिटी कंटेंट। और जो सब्जी हो गया ना, ये हो गया गुड एंड। जिस तरह बिना अदरक लहसुन प्याज नमक मसालों की एक अच्छी सब्जी नहीं बन सकती ना, उस तरह क्वालिटी कंटेंट के आपका एक अच्छा आंसर नहीं। आपको पढ़ना होगा, आपको डीप में स्टडी करनी होगी। आप अगर सोच रहे हो कि आप 2 आर्टिकल पढ़ के एक अच्छा आंसर लिख लोगे, नहीं। हम एक आंसर लिखने में ना, हम बता रहे हैं, जैसे हम आंसर राइटिंग करते थे तो हम एक एक आंसर लिखने में मेरे को 5 से 6 घंटे लगता है। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग सोर्स से देखते थे कि यार यहाँ से मेरे को कुछ अच्छा कंटेंट मिल जाएगा क्या, यहाँ से मेरे को कुछ अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, उसको हम लिखते थे। हम ऑनेस्टली बता रहे हैं, उसको ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिए उसको हम याद करके फिर लिखेंगे, नहीं, उसको हम कॉपी में लिखते थे। ठीक है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अगर मेरा आंसर लिखा हुआ है तो इसको हम बाद में पढ़ के रिकॉल कर सकते हैं। तो आप जब तक किसी भी टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, समझ रहे हो, तो कोई भी टॉपिक आप दृष्टि आईएएस, इनसाइट्स आईएएस यहाँ से देखोगे ना, वो हिंदी में भी अवेलेबल है। तो आप देखो कि मान के चलो चुनाव हो रहा है, चुनाव 7 चरणों में हो, इसका क्या मतलब, क्या इसका मेरिट है, आपको पता होना चाहिए किसी भी टॉपिक का कि क्या मेरिट है, क्या अच्छाई है। अगर चुनाव 7 चरणों में हुआ तो इसका क्या अच्छाई है, उसका क्या खराबी है, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, समझ रहे हो ना। तो मतलब इससे क्या हुआ कि आपका एक मतलब दिमाग में बहुत सारा कंटेंट आ जाएगा कि आप एक अच्छा आंसर लिख सकते। ठीक है। दूसरी बात, एक सर है सीपीएससी के, धर्मेंद्र दुबे सर, है ना, वो एक बहुत अच्छा पॉइंट बोले थे, मेरे को आज तक याद है। वो बोले थे कि आप जो अपने नोट्स बना रहे हो ना, अगर उस नोट्स का अगर 40 से 50% भी एग्जाम में आप लिख के आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि जो हम नोट्स बनाए एग्जाम में हूबहू जाके वही एकदम छाप के आ गए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। एग्जाम प्रेशर में आप कर ही नहीं सकते, और एक दिन में 2 पेपर। ठीक है, मेरा ऐसा लिखने वाला लड़का का हालत खराब हो गया और हमसे लिखा भी नहीं जाता था। ठीक है, यहाँ से और एक मिथ आता है, एक एग्जाम से रिलेटेड मिथ आता है कि मेरे को एक अच्छा आंसर लिखने के लिए एटलीस्ट 7 से 8 पेज लिखना है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। आपने सुना होगा ना कि कम से कम 10 पेज लिखना होगा, तुमको 40 मार्क्स का रहता है ना, ऐसा नहीं। हम बता रहे हैं कि पहला पेपर होता है लैंग्वेज पेपर, हाँ 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 ठीक है, हिंदी, वो तो चलो यार वो क्वालिफाइंग कोई तो नहीं है। फिर आया खुद था, मेरा खुद था, ठीक है, उसको हम मतलब एकदम पूरा दिल से एकदम लिख रहे हैं कि नहीं यार बड़ा बड़ा लिखना है, एकदम पेज भरना है। लास्टली क्या हुआ, मेरा 15 मार्क्स का छूट गया। तब हम डिसाइड कर लिए कि बेटा अब ज्यादा लिखने के चक्कर में नहीं रहना है। अगर हम ज्यादा लिखने के चक्कर में रहें तो मेरा कम से कम एक क्वेश्चन छूट जाएगा, मतलब मेरा 40 मार्क्स छूट जाएगा। और अगर मेरा 40 मार्क्स छूटा तो ये गारंटी देगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसके बाद हम क्या किए, हर क्वेश्चन को 4.5 से 5 पेज में लिखने, इससे ज्यादा नहीं। हमको बहुत कोई बोला कि नहीं हो पाएगा, 4.5 पेज में 5 पेज में नहीं हो पाएगा, लेकिन हमको थोड़ा था कि हो सकता मे भी हो जाए, हम भी श्योर नहीं थे कि हो सकता हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि भाई हम क्वालिटी चीज लिखे,
ऐसा नहीं कि ना हवाबाजी में लिख दिए थे। अलाउद्दीन खिलजी बहुत अच्छा आदमी था, वो अपने माँ बाप को बहुत रिस्पेक्ट करता था, ठीक है, मतलब पता है ना हवा बनाना नहीं, ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आया था तो उसको हम बहुत अच्छे से, मतलब होता है ना, मतलब मेरे हिसाब से हो सकता है ना, हो ऐसा भी हो सकता है ना कि मेरे हिसाब से मेरा आंसर बढ़िया है, कोई और कचरा होता है, हो सकता है ना, ठीक है। अपनी चीजें सबको अच्छी लगती है, अपने बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं, है ना, ठीक है। तो मेरे को लगता था कि ये शायद हो जाए, है ना, ठीक है। और बताइए आंसर वाला रह रहा है। तो अभी अभी कहाँ, ये यही बोकारो में। अरे वो बड़ा डिफिकल्ट है, वो हम देख लेंगे, स्पेशली पुलिस का नौकरी में टाइम नहीं रहता। हम भी सोचे थे कि हम भी तैयारी कर लेंगे, लेकिन टाइम का बहुत टाइम। पुलिस 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 का भाई थैंकलेस जॉब है, 24x7 है। कब बुला लिया जाए, रात को 1 बजे, सुबह 4 बजे, कोई पता नहीं है। सबसे टफ है अगर जेपीएससी में जॉब है तो वो हमारा ही, ठीक है। वीडियो देखो, वीडियो वाला जॉब भी टफ है, बट उसमें क्या है कि आपका फिक्स टाइम है कि आप भैया 10 बजे जा रहे हो, 10 से 5 6 बजे तक, उसका बाद अपने फैमिली लाइफ एंजॉय करो, चिल मारो, ठीक है। भाई हमारा पता चला 10 बजे तक के आप रूम गए हो कि आप सोएंगे, 11 बजे फोन आ गया क्या, ठीक है। और बताइए, टफ है, टफ है। हाँ मेरे पास। और बताइए, आंसर राइटिंग वाला हम लास्ट में बताना चाहेंगे। देखो देखो टाइम की बात है, हम इनिशियली थोड़ा यूपीएससी देख रहे थे, हम बताए थे। तो यूपीएससी में क्या था कि जैसे हम तैयारी स्टार्ट किए थे, मान के चलो मैं ग्रेजुएशन 17 में खत्म हुआ, तैयारी एटलीस्ट तुम्हारा कितना 18 का एंड से स्टार्ट कर, हम बता रहे हैं हम बिना तैयारी का, हम जैसे मेरा हुआ ना कि बिना से एक हुआ 17 में ग्रेजुएशन हुआ, थोड़ा बहुत हम खुद से पढ़ने लगे, 18 में हम एलिजिबल हो गए यूपीएससी के लिए, 21 हो गया था मेरा, ग्रेजुएशन हो गया, तो हम बिना तैयारी का बैठ गए यूपीएससी। आज तक एक ही अटेम्प्ट दिए हैं, ठीक है, बस हम बिना तैयारी का बैठ गए। क्यों बैठ गए, हमको अटेम्प्ट वेस्ट करने का कोई शौक नहीं था, हम चाहते थे एग्जाम प्रेशर करता हो, तो हम लाइफ का हमारा एक तरह से पहला एग्जाम था यूपीएससी में, हम बैठे, हुआ नहीं और मेरे को भी मजा नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद से हम 2018 का सेकेंड हाफ का मान के चलो तैयारी स्टार्ट, ठीक है, मान के चलो 2019 हो गया, 2018 का 6 मंथ, इसका 1 ईयर, और 2020 अभी तक हम यूपीएससी में ही थे, 2020 में मेरा हो गया एक्सीडेंट, है ना, ये वाला, ठीक है, मतलब जीवन मरण वाली बात थी, ठीक है। तो मतलब ये 2020, अरे वो नहीं, बाल तो भाई अभी अभी भी लंबा था तो कटवा लिए अभी, नहीं नहीं उतने भी नहीं रखते, सलमान खान नहीं था। तो 2020 मेरा पूरा वेस्ट हो गया, ठीक है। तो 2020 में ही देखो, मेन बात है कि हम था यूपीएससी का देख रहे थे, तो मेरा पेपर 1 जो है ना वो बहुत ठीक ठाक था, हमको जेपीएससी के लिए पेपर 2 देखना था मुझे। तो मान के चलो कि 2021 में हम ये किए, मान के चलो 2.5 साल, 2.5 साल एटलीस्ट, 2.5 से 3 साल की तैयारी है किसी को, मतलब ऐसा अब ऐसा नहीं है कि कोई 1 साल में नहीं निकाल सकता है, निकाल सकता है यार, और बहुत कोई हो सकता है 10 साल में ना निकाले, है ना। तो ये मायने नहीं रखता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार इन्होंने 3 साल लिया तो मेरे को भी 3 साल लगेगा, अगर इसने 1 साल लिया तो मैं भी 1 साल में निकाल लूंगा, है ना, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से करो, देखो सिलेबस बड़ा है, टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा, और वो कहते हैं ना अच्छी चीजें समझ लेती हैं, है ना, ठीक है। और बताइए तैयारी में कितना टाइम लगा ये मैंने बता दिया। देखो यार पुलिस में क्या है कि जैसे सर ने कहा, तो बाल उल तो यार ये बहुत ये है, तो बीएड नहीं रख सकता, किसी ने रखा हुआ है, मैं रखता था बीएड, मतलब नो, ठीक ठाक, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम जानवर वाला नहीं, थोड़ा सा 1 2 नंबर में रखते थे ना, सर बीएड नहीं रख सकते, मूछे रख सकते हो तो, बट अभी मैं बहुत मोटा हूँ, नहीं तो मूछे रखूंगा तो बहुत गंदा दिखूंगा, इसलिए मैं नहीं रखता, ठीक है।
बाल छोटे रखने में देखो, यूनिफॉर्म क्या है, जैसे मैडम बताएंगे, यूनिफॉर्म डिसिप्लिन है ना। मतलब एक होता है ना कि यूनिफॉर्म आपको इस भीड़ में अलग कर देगी। अभी मान के चलो कि कोई भी यूनिफॉर्म में बैठा रहेगा, आप भीड़ से अलग होगे। यूनिफॉर्म का बहुत रिस्ट्रिक्शन है, आप बहुत कुछ चीजें नहीं कर सकते यूनिफॉर्म का, ठीक है। क्योंकि यूनिफॉर्म मतलब एक तरह से आई कैचर, सबके सबका ध्यान जाएगा उस पर, है ना। तो चलो वो तो बात की बात है, सिलेक्शन होगा तो वो ऑटोमेटिक आपको मन हो या ना हो भैया वो तो करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेनिंग बहुत टफ होता है इसका। सुबह 4 बजे उठो, चाहे गर्मी है ठंडा हो। तो मेरा ऐसा सीन था कि हम रात को पढ़ने वाले प्राणी, हम रात को पढ़ना स्टार्ट करते थे 10-11 बजे और पढ़ते थे सुबह 3-4 बजे तक, तो दिन में हम सोए रहते, ठीक है। तो मेरा लाइफ बिल्कुल सर्कल ही चेंज हो गया। जो बंदा 4 बजे सोता था उसको 4 बजे उठना पड़ रहा है, ठीक है। गर्मी में तो भैया उठ भी ले इंसान, ठंड में कैसे उठे 4 बजे रोज। हाँ, ट्रेनिंग, ठंड का मौसम तो आया है, रोज शेविंग करो, ठीक है। रोज तुम्हारा चेक होगा, वर्दी टर्नआउट अच्छा होना चाहिए, रोज सुबह दौड़ो, ड्रिल करो, फिर जाके नहाओ खाओ, तुरंत क्लास करो 4 घंटे, फिर तुरंत आओ खाना खाओ, फिर ग्राउंड जाओ, फिर ग्राउंड में दौड़ो, फिर वेपन का ट्रेनिंग करो। मतलब सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आपको इंगेज रखते हैं, इतना थका देंगे कि आप किसी लायक नहीं हो, समझ रहे हो। और ट्रेनिंग सबसे ज्यादा हमारी होती है 2 साल, बाकी वीडियो वगैरह है सभी पोस्टिंग हो गई, सभी सर्विसेज से पोस्टिंग हो गई, एक हम लोग हैं लटके हुए अभी, ठीक है। अभी हमारी पोस्टिंग नहीं हो रहा है, पोस्टिंग मेरे को लगता है सरकार बनेगी नहीं तब हो। हाँ भाई, मेरा जॉब, मेरा रिजल्ट का 21 मई को रिजल्ट निकला था 2022, ठीक है। मेरा रिजल्ट का 2 साल 6 दिन हो गया, फिर भी हम ट्रेनिंग में, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग होती है 2 साल। तो बीच में हम लोग को भारत दर्शन वगैरह करा दिया गया, एक बार भोपाल भेज दिया गया 1 महीना के लिए, है ना। हाँ, तो वो भारत दर्शन में ही था। और भोपाल हम लोग एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए गए थे, ऑल इंडिया डीएसपी का, तो उसमें थोड़ा ट्रेनिंग शेड्यूल बढ़ गया, मतलब 24 महीना होना था हमारी ट्रेनिंग, वो 27 महीना हो गया, क्योंकि बहुत लंबा ट्रेनिंग, ठीक है। और बताओ, इसी से रिलेटेड अगर कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन अभी रहता है, आंसर कैसे लिखना है, उसको हम लास्ट में बताना चाहते हैं। मजा आता है, करना है धीरे धीरे। अरे बोझ टाइप लगेगा तो छोड़ देना भाई, बोझ, लेकिन वही है ना, हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं ना, ठीक है। देखो, मेन बात है, देखो यार, सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज है वो करना ही है, चाहे तुम हंस के करो या रो के करो। उससे अच्छा, रोने से अच्छा हम हंस के ही कर लें, ठीक है। तो मतलब किसी भी काम को ऐसे बोझ नहीं लेना है, ठीक है। मतलब ड्यूटी टफ है। हाँ, हाँ। अरे हम बता रहे इलेक्शन के टाइम में 3-3 4-4 घंटा सोए एक में, इतना टफ था। और स्पेशली चाईबासा के लिए पूरा नक्सलाइट बेल्ट है, ठीक है। हमने मैक्सिमम को तो हेली ड्रॉपिंग कराई, हेलीकॉप्टर से भेजा पोलिंग पार्टी के लिए, हेलीकॉप्टर से भेजा, हेलीकॉप्टर से लेके आया, ठीक है। तो उसमें मेरी ड्यूटी थी, तो मतलब एकदम चला गया, मतलब जॉब हो गया था मुझे। ड्यूटी टफ है, पुलिस की ड्यूटी टफ। अगर कोई चाह रहे हो डीएसपी बनना तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, भैया ड्यूटी टफ है, ड्यूटी का टाइम का कोई नहीं, 24x7 की थैंकलेस जॉब है। आपको रात के 1 बजे भी बुलाया जा सकता है, आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, हो सकता है आपकी शादी के दिन आपको बुला दिया जाए, है ना, ठीक है। तो ये, अरे अभी एज नहीं हुआ भाई, अभी 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 नहीं के एज के आप, अभी नहीं, शादी होगी, सिस्टर की शादी होगी, ठीक है, ठीक है। चलो ये तो यार बेकार की चीज है। और बताओ, जॉब से रिलेटेड या फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड। जॉब से, ये पहला था मेरा। हम्म, हम्म। और बताइए आप लोग, कोई भी क्वेरी।
चलो मेंस का बता इंटरव्यू बता देखो। मेंस में इंट्रो हुआ, जो भी क्वेश्चन का मतलब एक होता है ना कि जो भी क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है वो तुमको इंट्रो लिखना है। तो इंट्रो या तो तुम यार मान के चलो क्वेश्चन में कोई कीवर्ड दे दिया है, जैसे क्वेश्चन दे दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, है ना, तो जो भी है उसको या तो मतलब क्या यहाँ या तो तुम डेफिनेशन दे दो उसकी, या कोई कोट है वो दे दो, या कोई रिसेंट करंट डेटा है वो दे दो, या फिर मेरा सिंपल सा बात था पॉलिटी मेरा अच्छा था तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल कोट कर देते। ठीक है, मान के चलो कि जैसे एग्रीकल्चर का ही आया है, हमको समझ ही नहीं आ रहा क्या है, तो हम डीपीएसपी का कोई आर्टिकल कोट कर दिए कि हमारा ये आर्टिकल बोलता है कि अपने को एग्रीकल्चर रजिस्टर करना है ना, तो आर्टिकल 48 को हम कोट कर दिए, या फिर हम कोई गांधी जी का कोट को बोल दिए कि भैया, या फिर नेहरू का अच्छा कोट था एग्रीकल्चर पे उसको कोट कर दिए, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही कोई टर्म आ गया, एमएसपी का कुछ आ गया तो हम उसको डिफाइन कर दिए, समझ रहे हो। और इंट्रो बहुत बड़ा नहीं रखना है, मैक्सिमम 7 से 8, मैक्सिमम 10 लाइन, तो वो 10 लाइन में ज्यादा होगा। ठीक है, बीच में अब बीच में वो बॉडी बॉडी, ठीक है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में मतलब क्या है कि आपने जो आंसर लिखा है ना उसका क्या क्रक्स है ना। कंक्लूजन में जैसे हम बता रहे हैं, जैसे कंक्लूजन में हम दो चीजों पर बहुत ज्यादा रिलाई किए थे, या तो कोई अच्छा कोड डाल दें और हम कीवर्ड पे बहुत रिलाई किए। कीवर्ड्स हमेशा ध्यान रखें, कुछ कॉमन कीवर्ड्स हम बता दें जो हम यूज करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तुम्हारा हो गया, और क्या हो गया, डीपीएसपी को हम कोट किए थे, और इस तरह के कीवर्ड हम कोट किए थे कि मान के चलो कोई भी क्वेश्चन आ गया, मान के चलो एग्रीकल्चर का ही आ गया या एजुकेशन का ही आ गया, ठीक है, तो मान के चलो कि अगर एजुकेशन का आया तो उसमें हम लिख सकते हैं कि भैया अगर हम ये करेंगे, अगर हम एजुकेशन के लिए ये रिफॉर्म्स करेंगे तो कहीं ना कहीं एसडीजी, एक एसडीजी तो रिलेटेड है ना एजुकेशन से, शिक्षा से, है ना, एक सतत विकास जो गोल है, तो हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे संविधान में जो डीपीएसपी है, जो कहीं ना कहीं आई थिंक आर्टिकल 45 है, उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अब जब हमारे यहाँ बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, पढ़ेंगे तो उनके पास क्या होगा, एक मतलब क्या बोलते हैं, उनकी इम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, है ना, उनके इससे, और कहीं ना कहीं इससे ये और एक कीवर्ड आ गया तुम्हारे डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब वो जो 14 से 65 या कुछ वो एज वाला क्राइटेरिया है वो बहुत है, अगर उसको हम डेवलप करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये लिखो, और देखो एक चीज हमेशा लिखना, और हम हर जगह ट्राई करते थे कि कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो इसमें सब कुछ सरकार पे नहीं थोप देना। हम ऐसा हम करते थे कि एजुकेशन कोई भी क्वेश्चन आ गया कि अगर हम लोग को इसको सक्सेसफुल करना है, एजुकेशन में अगर रिफॉर्म्स लाने हैं, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने हैं, तो ये सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इंडिया को एग्रीकल्चर में आगे लेके जाना है, या एजुकेशन में आगे लेके जाना है, या इकोनॉमिक फील्ड में कहीं भी आगे लेके जाना है, तो क्या एक कलेक्टिव एफर्ट जरूरी है, किसका, गवर्नमेंट और सिटीजन्स का। समझ लो कि आपको कंक्लूड कैसे करना है ना, या फिर कुछ कोड डाल दो। हम तुमको बता रहे हैं, जैसे एक आईबीसी का क्वेश्चन आया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन आया था 6 जेपीएससी में, हम एक कोड खोज के रखे ना नेट पे, हम बता रहे हैं ना, इसलिए अपना नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आपको कोड मिल रहा है, आप लिखो। हमको एक कोड मिला था इंस्टेंट, हम पढ़ रहे थे, तो ये कोड हमको मिला था 16 पैर का, हम जब आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे, कि उस कोड को हम यूज कर रहे इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो कोड ये था कि इन द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में इंडिया विकास के लिए कहाँ देख रहा है, किधर देख रहा है, पश्चिम के देशों की ओर देखता है ना। इंडिया विकास के लिए पश्चिम की ओर देशों की ओर देख रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, इंडिया को अगर अपना रियल डेवलपमेंट करना है तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न कंट्री, इंडिया शुड लुक इनटू इट्स ग्लोरियस पास्ट व्हिच वाज वे मोर डेवलप्ड देन द प्रेजेंट डे वेस्टर्न कंट्री।
मतलब क्या कि अगर भारत को एक्चुअल में अगर विकास करना है तो पश्चिमी देश अमेरिका और यूरोप को छोड़ के अपने स्वर्णिम इतिहास में देखना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वर्णिम इतिहास आज से 2 साल पहले 2000 साल का इतिहास, मतलब उससे उस टाइम जो हमारा टेक्नोलॉजी था, जो डेवलपमेंट था, वो आज के पश्चिमी देशों के हिसाब से भी बढ़िया है। आप समझ रहे हो ना, हमने वहाँ कितना काम किया। तो इंडिया को अगर विकास करना है तो झूठ मूठ का बाहर नहीं देखना है, अपने अंदर देखना है, अपने अतीत में देखना है। तो ये लाइन मेरे को सही लगा था और मैंने सपोर्ट किया, और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है 1-2 नंबर हमको एक्स्ट्रा मिला होगा। समझ रहे हो? तो ये तो होगी कंक्लूजन की बात, ये हो गई इंट्रो की बात। मेन है बॉडी। लेकिन हाँ, हमेशा इंट्रो, और हम बता रहे हैं ना अभी टाइम है आप लोग के पास, तो जितना मेन सा टॉपिक है ना इकोनॉमी को छोड़ के, सबका इंट्रो और कंक्लूजन आप तैयार रखें, क्योंकि एग्जाम में इंट्रो कंक्लूजन लिखने में हालत खराब हो जाती है। और हम ये किए थे, हम मैक्सिमम का इंट्रो कंक्लूजन तैयार रखें, क्योंकि अगर किसी का भी आएगा तो हमको क्या लिखना है। बॉडी तो आप लिख दोगे इंट्रो कंक्लूजन में आपको होगा दिक्कत, है ना। अब बॉडी में आपको क्या क्या चीज ध्यान रखना है। बॉडी है आपका एक्चुअल आंसर जो पूछा जा रहा है ना। बॉडी में पहला चीज होना चाहिए फ्लो, जो आपने इंट्रो में लिखा है उसी का फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंट्रो में कुछ और, मतलब एक होता है ना कि कंटिन्यूटी दिखनी चाहिए। दूसरा, आप कीवर्ड यूज करो, जितना कीवर्ड यूज हो रहा है यूज करो। कीवर्ड मतलब क्या, जो तुम बोल रहे थे ना कि वो पर्टिकुलर वर्ड, जैसे स्तूप नहीं, मतलब हम एग्जांपल दे रहे हैं, कुछ कीवर्ड्स यूज करो। हम एग्जांपल हमेशा देते हैं, जैसे सन मेटा प्रेफरेंस, इसका मेरे इंटरव्यू से भी कहानी है, हम सुनाएंगे इसको। सन मेटा प्रेफरेंस, या फिर एक कीवर्ड हो गया, इंग्लिश में हम बता रहे हैं, कॉब वेब फेनोमेना। देखो भाई, एग्जाम निकालना ना सारा दिमाग का खेल, कि तुम कितना अच्छा दिमाग से खेलते हो। समझ रहे हो? हम बताएंगे ये दो को हम कितना एक्सप्लॉइट किए हैं, हम ये दो वर्ड को इतना एक्सप्लॉइट किए हैं ना। मतलब एक होता है ना कि जैसा होता है ना कि गन्ना का जो पी हो ना, एक होता है ना कि गन्ना वाला, मतलब एकदम गन्ना को, मतलब जब तक आखिरी बूंद ना निकल जाए निचोड़ देता है। हम ऐसा निचोड़े हैं दो वर्ड। ठीक है, हम बताएंगे कैसे। कीवर्ड्स हो गया, डायग्राम्स आपको बनाना। ठीक है, हम एग्जांपल देंगे ये डायग्राम कितना हेल्पफुल होता है। चौथा, आपको चार्ट, मतलब टू बी प्रिसाइज फ्लो चार्ट बनाना है जहां पॉसिबल है। फ्लो चार्ट मतलब क्या, फ्लो चार्ट हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आपको ये करना है। इसके अलावा क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव, क्वेश्चन के साथ, ऐसा नहीं कि सब में ही कर देना, क्वेश्चन के हिसाब से। और देखिए, अगर आप कल जेपीएससी निकाल रहे हो तो सरकार आपसे ये उम्मीद करती है कि आप उसका सॉल्यूशन बताओगे। तो इसी में हम क्या कर देते थे, बॉडी में ही एक कर देते थे वे फॉरवर्ड। जनरली जो जहाँ वे फॉरवर्ड लिखता है वहाँ कंक्लूजन नहीं लिखा जाता, लेकिन हम वे फॉरवर्ड में ये करते थे, और ये सबसे आसान पार्ट होता था। मान के चलो कि हमारी शिक्षा का क्या, मान के चलो वो अभी नया आया है ना, क्या बोलते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका क्या पॉजिटिव हम लिख दिए, उसका क्या नेगेटिव हम लिख दिए। अब वे फॉरवर्ड में मतलब क्या अच्छा होना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वाला को ही घुमा के लिख दो। समझ रहे हो ना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज का बैरियर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, मतलब इसमें ये प्रॉब्लम हम बता दिए कि भैया इसमें ये प्रॉब्लम है, और उसको यहाँ घुमा के लिख दिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा होना चाहिए कि लैंग्वेज का ऑप्शन देना चाहिए, ऐसा कुछ। समझ रहे हो ना, जो प्रॉब्लम है उसका एक सॉल्यूशन दे, सिंपल सी बात। तो बॉडी में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। कंक्लूजन में हम क्या बोले उसमें भी कीवर्ड डाल दीजिए। और कंक्लूजन क्या होना चाहिए, कंक्लूजन में एक चीज ध्यान देना, ये अगर आपको थोड़ा सा, मतलब कंक्लूजन एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब आप थोड़ा नेगेटिव जा रहे हो ना, फिर आपको तुरंत पॉजिटिव भी आ जाना है। मान के चलो हमारी खेती 70 सालों में भी डेवलप नहीं हुई, तो आप लिखो कि इन द रिसेंट, मतलब फ्रॉम द पास्ट 70 ईयर्स, पिछले 70 सालों में कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, सरकार का, मतलब इतना प्रिसाइज मत लिख देना फेलियर, कहीं ना कहीं सरकार की कमी है कि हमने इतने स्कीम्स लाए फिर भी नहीं हुआ। तो ये थोड़ा लग रहा है कि हम नेगेटिव जा रहे हैं, तो तुरंत भीज लो अपने आप कि नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ सरकार, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ना, यहाँ सबसे बड़ा इश्यू है कोऑर्डिनेशन का। शायद सरकार की स्कीम
मतलब क्या बोल सकते हैं, जनता तक नहीं पहुंच पाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसलिए कहीं ना कहीं अगर हम चाहते हैं कि हमारी कृषि डेवलप हो तो वही घिसा पिटा लाइन कि कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए फ्रॉम द सिटीजन एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, समझ रहे हो? और हो जाएगा तो फिर वही जो हम बताए थे, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। जो मोदी जी बोलते हैं सारा कीवर्ड एक जगह लिख लो, सारा डाल, ठीक है? मोदी जी बहुत अच्छा अच्छा कीवर्ड देते हैं। ये जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है मोदी जी का है, किसानों की आय दुगनी करनी है, हम तो मतलब जहां कर देते तो ये कर दो यार, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, ठीक है? कोई भी एग्रीकल्चर भैया आपको ये डालना ही डालना है, वोट डाल दो, ठीक है? वोट बहुत जरूरी है। किसी भी, तुम अलाउद्दीन खिलजी का पढ़ रहे हो या फिर किसी का भी पढ़ रहे हो, तुम वोट डालो, ठीक है? खोजो कोर्ट, ठीक है? आंसर का थोड़ा बहुत समझ में आया आइडिया, थोड़ा बहुत? डायग्राम मतलब देखो उसमें चार्ट वगैरह बना सकते हो, डायग्राम जैसे मान के चलो अब पोल वोल का आ गया तो तुम डायग्राम दिखा सकते हो। हम बता रहे हैं डायग्राम का कितना इंपॉर्टेंस होता है, और हम बहुत बड़ा रिस्क लेंगे। वो आंसर या तो मेरा सिलेक्शन करवा दिया या रिजेक्शन करवा सकता है। एक क्वेश्चन आया था, हम बता रहे कितना इंपॉर्टेंट है, और हमको भी नहीं पता कि यार हम कैसे खेल गए। हमको शायद वो क्वेश्चन देगा तो हम वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो एग्जाम में हम करें। क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन अगर आपने पिछला जेपीएससी का पेपर देखा होगा कि रिलेशन बिटवीन इंडिया का, क्या बोलते हैं उसको, इंडिया का वेजिटेशन, वेजिटेशन और क्या था, वेजिटेशन एंड रेनफॉल। हमको समझ में नहीं आया कि भाई इसको हम करें तो करेंगे, समझ नहीं आया, मतलब ब्लैंक हो। तो अब हम क्या किए, हम इसको कितना मतलब देखो इंट्रो दे दी, इंट्रो वही थोड़ा बहुत हवाबाजी कर दिए कि मतलब जो भी था कि वेजिटेशन इस तरह, रेनफॉल कैसे है, ठीक है, थोड़ा बहुत। उसके बाद हम चुपचाप बॉडी में कुछ नहीं लिखे। हाँ बोल रहा है क्या कुछ, ठीक है, बॉडी में हम कुछ नहीं लिखे। अब देखो बॉडी हम कैसे कैसे किए, हम बता रहे, हम एक हेडिंग दिए, लिखे रेनफॉल पैटर्न ऑफ इंडिया, आई है ना, ठीक है? फिर मान के चलो हम इंडिया का मैप बना दिए। अब हम इसको जैसे वो एनसीईआरटी में मैप है, अगर आपने 11 की एनसीईआरटी पढ़ी है तो देखो, जैसे हम यहाँ ये जो वेस्टर्न घाट का यहाँ 200+ दिखा दिए, ठीक है? ये मान के चलो यहाँ हम 100 से 200 दिखा दिए, यहाँ फिर हम 200 दिखा दिए, ठीक है? यहाँ मान के चलो ये जो रीजन है इसमें हम मान के चलो कितना 70 से 100 दिखा दिए, यहाँ 25 से 50 दिखा दिए, यहाँ थोड़ा कम दिखा दिए, मैप बना दिए बस। अब सेकंड में फिर हम, अब सेकंड हम क्या बनाए कि वेजिटेशन पैटर्न ऑफ इंडिया, ठीक है? फिर यहाँ पर भी हम क्या किए, यहाँ पर भी हम एक मैप बना दिए, है ना, मैप बना दिए। और वही जो हम किए थे 100 से 200 लिखे थे ना, वहां हम लिख दिए एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ हम लिख दिए मॉइस्ट डेसिडियस, यहाँ ड्राई डेसिडियस, एवरग्रीन, थॉर्नी फॉरेस्ट, यहाँ पर, समझ रहे हो ना? जो मैप दिया हुआ वही दो डायग्राम बना दिए, और लास्ट में लिख दिए कि द कोरिलेशन बिटवीन, सिंपल सा लिख दिए कि भैया जो वेस्टर्न घाट है वहां पर 200 से ज्यादा बारिश हो रही है तो ऑफकोर्स एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल महोगनी, इबोनी, ये सारा एनसीईआरटी का, ठीक है? अगर हमारे यहाँ पर भी एक 200+ बारिश हो रहा है तो एवरग्रीन मिलेगा, हमारे यहाँ हो रहा है मॉइस्ट डेसिडियस मिलेगा, समझ रहे हो ना? और वहाँ लिख दिए कि भैया मानसून की, यहाँ पर मानसून टकराता है तो सबसे ज्यादा यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, पहाड़ियों, अच्छा इसका पढ़ना होगा, आप लोग स्टार्टिंग में हो इसलिए अभी शायद नहीं पता चल रहा है, तो समझ रहे हो, मैंने वो रिलेशन कर दिया, लास्ट में कंक्लूड कर दिया। बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है कि एग्जाम में काट देता पूरा, जो यार यार 40 नंबर में तुम 2 डायग्राम बना के नंबर ले लोगे, हम नंबर इसको कर, ठीक है? तो डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ज्योग्राफी में तो बहुत, हम 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी में अटेम्प्ट करना है, 2 क्वेश्चन में टोटल 4 डायग्राम बना, एक मानसून में 2 बनाए थे और इसमें 2, समझ रहे हो ना, मैप, है ना? अब हम तुमको बता रहे हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से पहले हम तुमको बता रहे हैं कि ये क्या था, सन मेटा प्रेफरेंस, इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना जरूरी है। ये जो टर्म मिला था मुझे इकोनॉमिक सर्वे मिला, सन मेटा प्रेफरेंस। सन मेटा प्रेफरेंस मतलब क्या होता है
बेटा का क्या, आप लोग मैक्सिमम ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो। आप लोग एक चीज देखो कि गांव में होता है कि आदमी को बेटा चाहिए एज कम्पेयर टू, अभी चलो अभी सोच थोड़ी बदल रही है ना, और बदल क्यों रही, जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। स्पेशली लड़के लड़कियां सभी पढ़ रही। सन मेटा प्रेफरेंस मतलब होता है कि मेरे को भी लड़का चाहिए, समझ रहे हो, समझ गया ना, कि बेटी नहीं चाहिए मेरे को बेटा चाहिए, इसको बोलते हैं सन मेटा प्रेफरेंस। और कहीं ना कहीं बेटी नहीं चाहिए, इसने कहीं ना कहीं भारत को पीछे धकेला है, झारखंड को पीछे धकेला है। अब देखो, चलो हम बता, सेक्स रेशो पता है क्या होता है, लिंग अनुपात बताओ, अर्बन में ज्यादा होगा या रूरल में ज्यादा होगा। यहाँ मोर होगा, यहाँ लेस। क्यों, ये मेरे को इंटरव्यू में पूछा था। देखो इंटरव्यू अपने हिसाब से घुमाना होता है, ठीक है, इंटरव्यू में तुम इंटरव्यू को घुमाओ कि भाई तुम हमको यही पूछो, समझ लो ना। हमको इंटरव्यूअर पूछा कि ये बताओ कि झारखंड का सेक्स रेशो क्या है और अर्बन रूरल का, हम उसको बता दिए कैसा है। तो वो मेरे को पूछा कि रूरल का ज्यादा क्यों है, अर्बन का कम है। मतलब ज्यादा का मतलब क्या हो गया है, मतलब 1,000 तो 1,000 लड़कों में मान के चलो यहाँ 940 हो जाता है, 1,000 में कितना होगा, 961 है, ठीक है 961, और शहर में कितना है, मान के चलो, ठीक है मान के चलिए 960 और 910 क्यों है, हम यहाँ डाल दिए सन मीटर, ठीक है। यहाँ गांव में आपने देखा होगा कि पहली बेटी हुई, ये कोई बात नहीं, फिर दूसरी बार भी बेटी हुई, तीसरी बार भी बेटी हुई, तो बेटा जब तक ट्राई कर रहा जब तक बेटा ना हो, 5 बहन 1 भाई, तो ऑफकोर्स सेक्स रेशियो बढ़ेगा, लड़कियां ज्यादा हो रही है। भैया गाँव वाले पास पैसा नहीं है ना, उनके पास सोर्स है, ठीक है, तो ये जो मेडिकल अबॉर्शन होता है इनका नहीं है, इनके पास ये लीगल है ना। लेकिन शहर में क्या है भैया, उनको पता है कि मेरा औकात है 1 बच्चा या 2 बच्चा ही पालने का। तो अगर जो पढ़े लिखे हैं, जिनका दिमाग ओपन है, एक बेटी हुई तो एक बेटी हुई, एक बेटा हुआ तो एक बेटा हुआ, बात खत्म। लेकिन वहां भी कुछ देहाती होंगे, वो क्या करेंगे, नहीं, अबॉर्शन आपने सुना होगा, करवा लेते हैं वो, क्योंकि उनका पैसा है। ये यहाँ पर कम, मेरे को इंटरव्यू में पूछा कि क्यों कम है, तो हम चुपचाप उठा के जो मेरा गन्ना था वो दे दिए हम लोग को कि सर बिकॉज ऑफ सन मेटा प्रेफरेंस। अब इंटरव्यू में क्या है कि तुम कुछ ऐसे वर्ड यूज करोगे ना, वो तुमको दोबारा वही पूछेगा, क्योंकि इंटरव्यू को भी मैक्सिमम को नहीं पता कि भैया है क्या है, तो बोले क्या होता है सन मेटा प्रेफरेंस, बताओ। हम बोले बेटा यही तो हम चाहते थे कि आप मेरे को यही पूछो। अब फिर हम पूरा गाना गाना स्टार्ट किए, समझ लो ना, सन मेटा प्रेफरेंस समझ में आया। अब हम बताए थे किसी से हम फ्लो चार्ट बताएं, देखो सिंपल सा बात है, फ्लो चार्ट कैसे बनता है, अगर सन मेटा प्रेफरेंस होगा, सबसे पहला बात बताओ क्या होगा, जहां 1 लड़का 1 लड़की हो सकती थी, वहां 5 लड़की 1 लड़का होगा, क्या होगा, पॉपुलेशन पॉपुलेशन बढ़ेगा, पहला इश्यू हो गया। अब मान के चलो कि मेरा औकात है एक बेटा, एक ही बच्चा हम पढ़ा सकते हैं, मेरा 6 बच्चा हो गया, क्या होगा, अब 6 बच्चा हुआ और 5 बेटी के बाद 1 बेटा हुआ है, मेरा सारा फोकस कहाँ होगा, बेटा पे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, सोशल इंजस्टिस होगा। कैसे होगा सोशल इंजस्टिस, सामाजिक अन्याय होगा कि भैया अगर इनक्वालिटी होगा, कैसे इनक्वालिटी होगा, अगर हम घर में 1 पैकेट बिस्किट आया है जिसमें 10 बिस्किट है, तो 9 मिलेगा बेटा को और 1 बढ़ जाएगा 500 बेटी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, माल न्यूट्रिशन होगा कि भैया अगर घर में 1 गिलास दूध हो सकता है तो बेटा पिएगा, बेटी नहीं पिएगी, बेटी तो पराई धन, वो अपना घर में जाके, माल न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। अब पॉपुलेशन है तो गरीबी होगा कि नहीं होगा, हाँ? अब बाप गरीब है
बाप अब क्या चाहेगा, बेटियों की हो जाए शादी, तो अब इसको क्या निपटाएगा, अब अर्ली एज में शादी हो जाएगी, अर्ली एज मैरिज हो जाएगी, तो इनको आगे चल तो और दिक्कत होगा। समझ लो ना फ्लो चार्ट आपको कैसे बनाना है कि सन मेटा प्रेफरेंस हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी, पॉवर्टी बढ़ा, सोशल इंजस्टिस बढ़ा, मालन्यूट्रिशन हुआ, ठीक है, ये आपका बच्चों की जल्दी शादी हो रही है। अगर हम एक ही बच्चा को बढ़ा सकते हैं तो हम किसको बढ़ाएंगे, बेटा को बढ़ाएंगे, तो इससे क्या होगा, क्या बढ़ेगा, इससे क्या बोलते हैं इसको, इलिटरेसी, इलिटरेसी बढ़ेगी। इलिटरेसी बढ़ेगी मतलब क्या, सिंपल सी बात है, जो बेटा बेटी है वो भी तो 15 से 64 साल के ब्रैकेट में आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये क्या हम लिख सकते हैं, वेस्टेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब मेरी बेटी को कुछ आ ही नहीं रहा, 20 साल की, वो कुछ नहीं आता है, तो वो तो बोझ ही है ना डेमोग्राफिक डिविडेंड पे, जो जनसंख्या क्या बोलते हैं, जनसंख्या लाभांश, उसका तो वो बोझ है ना, वो कुछ काम, तो मतलब समझ रहे हो कि एक प्रॉब्लम मतलब कैसे कोरिलेट होगा। इसीलिए यही बेटियों के चक्कर में नहीं हो रहा था ना, तो इसीलिए वो जो मिड डे मील वाला स्कीम आया, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबको पता थी, सरकार को भी पता थी। अब इससे बहुत सारे निकलेंगे, शिक्षा वाला हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, आपको बीमारी होगी, है ना, आप खाना नहीं खा रहे हो, आपको बीमारी होगी, लेकिन पिताजी का पैसा नहीं हो सकता, अर्ली मैरिज, अर्ली डेथ हो जाए, है ना, या फिर हो सकता है अर्ली मैरिज हो जाए, 14 साल में आप शादी कर रहे हो, 15 साल में माँ बनोगे, और क्या आपकी हेल्थ रह जाएगी, क्या आपके बच्चे की हेल्थ रह जाएगी, समझ रहे हो ना। तो फ्लो चार्ट आपको कैसा बनाना है, तो ये क्वेश्चन आया था झारखंड का डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, हम सन मेटा प्रेफरेंस को भी डाले थे और कॉब वेब फिनोमेना भी डाले थे, क्यों डाले थे पता है, क्योंकि वो था मेरा गन, जहां जगह मुझे डाल दी, कहीं इनका भी पूछ देता, इंडिया का डेवलपमेंटल प्रॉब्लम पूछता, झारखंड का पूछता, कहीं का पूछ देता, जो हाड़ी मोड़ का पूछ देता डाल देता, ठीक है, कहीं का भी, मतलब होता है ना, कुछ कुछ चीजें होती है ना जो स्टेपनी, जो कहीं भी फिट हो सकती है, तो आपको कुछ रखना है, ठीक है, कहीं भी फिट कर दो फिट हो जाएंगे, है ना। जैसे मेरे को पूछा था कि आप बोकारो से हो, जैसे हम बता रहे, मेंस का थोड़ा बहुत आइडिया मैडम आपको नहीं होगा तो बाकी सर हैं, नहीं तो हम भी हैं, ठीक है, हम बीच बीच में आएंगे, नहीं तो आप मेरे से डायरेक्ट ये कर सकते हो, अरे नहीं छुट्टी मिले तो हम 6 महीना बाद आए होंगे, ठीक है। देखो इंटरव्यू, इंटरव्यू का हम 2 मिनट में सुना देते हैं, जैसे मेरा इंटरव्यू लैंग्वेज इंग्लिश था, तो मेरा जमाल अहमद सर का बोर्ड था, तो हम गए, तो उसमें मेनली उसमें लिखा रहता नाम वगैरह, अपना नाम नहीं बताना था इंट्रोडक्शन में, तो मेरे को लगा कि इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, लेकिन मेरे को इंट्रोडक्शन नहीं पूछा गया, तो मेरे को जमाल अहमद थे जो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा अच्छा बैठिए, आप कहाँ से हैं, सर बोकारो से हूँ, तो अच्छा बोकारो के कुछ आपके हिसाब से क्या है, कुछ खास बातें बताइए, जैसे तैयार करके गए, ये सब आपको तैयार करना होता अपने बारे में, अपने ज़िले के बारे में, अपने गांव के बारे में, देहात के बारे में, अपने स्टेट के बारे में। मैंने कहा देखो हम चाह रहे थे पहले यही पूछे, क्यों पूछे, क्योंकि देखो हमको तो एक पता, हम पहला पॉइंट बोले सर बोकारो इज सेकंड एक्टिव ग्लोबल एक्टिव सिटी ऑफ द वर्ल्ड, उस टाइम एक टर्म आया था, स्टडी आई में हम वीडियो देखे थे, बोकारो आई थिंक वर्ल्ड का सेकंड ग्लोबल एक्टिव सिटी, बोलने का तो हम हेल्थ भी बोल सकते थे, एजुकेशन एजुकेशन बोकारो की टॉप क्लास की थी, ठीक है, बोलने के लिए और हम पॉइंट बोल सकते थे, लेकिन हम क्यों बोले ग्लोबल एक्टिव सिटी, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमसे वो क्रॉस पूछे, और हुआ भी ऐसा, उन्हें तो पूछने के लिए अरे भैया क्या होता है, व्हाट इज ग्लोबल एक्टिव, तैयार करके गए वैसे हम बता दिए, हिंदी में ही बताया, तो एक बोर्ड मेंबर मेरे को पूछ दिए, टोक दिए मेरे को, योर इंटरव्यू लैंग्वेज इज इंग्लिश, देन व्हाई रिप्लाइंग इन इंग्लिश, आपकी लैंग्वेज तो आपने इंग्लिश लिखी है, तो आप हिंदी में क्यों बता रहे हो। मैंने कहा कि सर चेयरमैन सर हिंदी में पूछ रहे हैं, तो एज ए मैटर ऑफ रिस्पेक्ट हम हिंदी में जवाब दें। अब मान के चलो कि आप मेरे से हिंदी में पूछ रहे हो और हम इंग्लिश में जवाब देंगे, या फिर हम ही समझ में नहीं, अब मान के चलो हम ही आप लोग को पूछ रहे हैं, सब हिंदी जान रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि अच्छा आप बताओ कि मतलब कुछ बताओ भारत के बारे में, आप इंग्लिश में बता रहे हो, तो ये थोड़ा दिखाएगा ना कि एटीट्यूड में है, ये ज्यादा हीरोइन बन रही है ना। तो हम बोले कि इसलिए सर जब आप हिंदी में पूछे तो मेरा ये कर्तव्य बनता है हिंदी में बताना, इसके आदमी को गांधी वगैरह के बारे में पूछा गया, गांधी को मानती है नहीं, तो मानते हैं, क्यों मानते हैं,
उनकी जो आइडियोलॉजी जिसको हम मतलब बहुत वैल्यू करते हैं, ट्रूथ और नॉन वायलेंस की, तो बोले कि क्या आप श्योर हैं कि गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस बोलते हैं? तो उन्होंने कहा कि 1942 में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कहा था डू और डाई। तो आपको नहीं लगता गांधी जी वहां पर वायलेंट हो गए थे कि करो या मरो? समझ रहे हो ना कि गांधी जी ने एक तरह से नहीं, इनडायरेक्टली नहीं कहा था मारपीट करने के लिए कि तुम मारो सबको, कुछ करो या मरो। ठीक है, तो हम बोले नहीं सर, मेरे दिमाग ब्लैंक हो जाता भाई कि क्या बोले। और ऐसा क्वेश्चन है कि कुछ तो बोलना पड़ेगा। ये तो ना पूछा 2+3 कितना, मतलब मान के चलो कि ये तो ना पूछा कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, सिंपल सा इसमें बोल सकते नहीं आता है, हमको नहीं पता। अब पूछा है तुमको कुछ, मतलब एक क्या बोल सकते हो उसको, जो तुम मतलब तुम क्यों मानते हो क्यों नहीं मानते, इसमें तो ये नहीं बोल सकते सर हमको नहीं पता। तो हम बोले, मतलब मेरा दिमाग काम नहीं किया बट हम बोल देंगे इसी तरह कि सर गांधी जी का वर्ड है, गांधी जी बहुत ही एजुकेटेड इंसान थे। उनका देखो किसी का भी फॉलोअर होता है, मोदी जी का भी फॉलोअर है, मोदी जी का भी जो अगेंस्ट वाला है। हमने सर देखिए जो गांधी जी के ट्रू फॉलोअर्स थे, उनको लगा गांधी जी बोल रहे हैं डू और डाई, कुछ करो देश के लिए, कुछ करो या फिर तुम मारे जाओ, तुमको अंग्रेज मार देंगे। और जो उनके फॉलोअर्स नहीं, जो उनके अगेंस्ट है, उनको लगा गांधी जी बोल रहे कुछ करो या फिर मारने के लिए। ठीक है, डू और डाई। हम बोले सर अगर गांधी जी को ऐसा ही बोलना रहता है मारो, तो गांधी जी डू और डाई ना बोल के डू और किल बोल। डू और किल वो करो या मारो होता ना, कि तुम करो या मारो, वो वायलेंट था ना। लेकिन गांधी जी ने कभी नहीं कहा करो या मारो, गांधी जी ने कहा करो या मरो, तुम देश के लिए कुछ करो या फिर तुम मारे जाओ। समझ रहे हो ना? लगा मैं लोग फिर निकला कि मजा आया। फिर वही कम्युनिज्म का पूछा मेरे को कि हिंदू मुस्लिम का क्या स्टार्टिंग से ऐसा था, तो हम बता दिए उसको, मतलब 1857 के बाद उसको कोरिलेट करते हुए बताएं। रशिया यूक्रेन के बारे में पूछा गया मेरे को। ठीक है, फिर मेरे को पूछा गया कि इंडिया का आपके हिसाब से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। इंडिया का प्रॉब्लम 1000 है, बट हम वही बोले जो हम चाहते हैं कि हमसे पूछे। ठीक है, हम चुपचाप बोले तो इंडिया का वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है, नहीं भैया अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी ना बोल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट तो उसको ही पता है, अनएम्प्लॉयबिलिटी। और हमको पता था कि अगर ये कीवर्ड हम फेंक दिए तो हमको घुमा के क्वेश्चन आने वाला है कि भैया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। समझ रहे हो ना? आपको कुछ ऐसा वर्ड क्लियर करना है कि मतलब आप कुछ थोड़ा सा यूनिक वर्ड बोल लो ताकि वो इंटरव्यू आपको पूछे। अब वही बात है ना कि आप लोग सबको लग रहा था हम अनएम्प्लॉयमेंट लिख रहे हैं, बट हम लिख दिया अनएम्प्लॉयबिलिटी। तो हमको तुरंत पूछा कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयबिलिटी में क्या अंतर, क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट देखो, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार, अनएम्प्लॉयबिलिटी मतलब आपके पास कुछ है ही नहीं, आपको जॉब देने के लिए कुछ है ही नहीं। अब हम सिंपल ग्रेजुएशन करके मैथ ऑनर्स करके बैठे हैं भैया, ठीक है किए हैं, बट हमको आता क्या है? कुछ नहीं आता। ये हुआ अनएम्प्लॉयबिलिटी, मतलब आप उस लायक हो ही नहीं कि आपको जॉब दिया जा सकता है ना, इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, और बाकी थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड में कितने लोकसभा राज्यसभा के सीट हैं, और एक दो इसके क्वेश्चन थे, ये सिचुएशनल समझ में उन्होंने पूछा कि सपोज कीजिए आप कहीं पे डीएसपी हो और क्या हुआ कि आपके कांस्टेबल को एक नेताजी के बच्चे, एमएलए के बच्चे ने थप्पड़ मार दी, तो आप क्या करोगे? आपका सिपाही चाहता है कि आप केस दर्ज करें, लेकिन तभी नेताजी आ गए और बोले कि मेरे बेटे के खिलाफ केस नहीं हो, तो तुम क्या करोगे? ठीक है, तो मैंने बोला कि देखिए सर कि एमएलए हैं, इलेक्टेड हैं, लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, तो हम उनको पहले समझाएंगे कि सर देखिए आपका अभी हमको केस दर्ज करने दीजिए। क्यों दर्ज करने दीजिए? आपका बेटा अभी एक छोटा सा क्राइम किया है, एक पुलिस वाले के ऊपर थप्पड़ मारा है। अगर आज आप इसको बचाते हैं ना सर, तो कल दिन ये मर्डर भी करेगा। आज तो आप इसको बचा के ले जाएंगे अपना इंश्योरेंस करके, कल दिन मर्डर करेगा या बड़ा एट्रोसिटी करेगा तो आप इसको नहीं बचा पाएंगे। अगर एमएलए साहब मान गए तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं माने तो सर जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, जो मेरा लीगल ड्यूटी है, केस फॉर्म करें। ठीक है, तो इस तरह के पूछा गया कि क्या ऑनर्स क्या था मैथ, अब मैथ के 3-4 क्वेश्चन पूछ दिए। अब नहीं भाई, अब 2017 में हम ग्रेजुएशन किए हैं, 2022 में इंटरव्यू दे रहे हैं, और अब ग्रेजुएशन किए हैं यहाँ सांस्कृतिक कॉलेज से किए हैं।
क्या एजुकेशन का लेवल है आप लोग जान रहे हैं। भैया हम ऐसे पढ़ते थे, 15 पढ़ लो, 20 पढ़ लो, उसमें से 5 साल जाएंगे। अरे बहुत ओपनली बता रहा हूँ। तो मैंने पूछे, बोला कि सर 10 साल पहले पढ़ा है, तो मतलब अभी मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जो नहीं आता बोल देना भाई, सॉरी, ठीक है। बस हम मैथ का 3-4 क्वेश्चन हम नहीं बता पाए, बाकी जनरली हम सारा ठीक है। मेरा इंटरव्यू चला था लोग आ गया, तो मजा आया। तो हम बता रहे हैं मेंस दे के आए थे, तो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा होने वाला है, बट इंटरव्यू दे के आए ना, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जग गया था कि हो सकता है 252 रैंक आ जाए, बट आ जाएगी शायद शायद, है ना। इतना भी कॉन्फिडेंस, बस एक होता है ना कि पॉजिटिव वाइब्स आ गया था, क्योंकि सबका इंटरव्यू उसने 5-5 7-7 मिनट चल रहा था, मेरा आधा घंटा चला था, तो कुछ तो होगा ना। तो मार्क्स उतना मिला नहीं, 55 ही मिला, बट मेरे बोर्ड में मेरा हाईएस्ट था। मेरे को और 2-3 लड़कों को 55 मिला, वो हाईएस्ट। ऐसे तो ओवरऑल 70 प्लस था अमिताभ चौधरी सर के बोर्ड में, बट मेरे बोर्ड में मेरा 1 नंबर हाईएस्ट। अरे हाँ, वो अमिताभ चौधरी सर का बोर्ड में हाईएस्ट, ठीक है। तो ये इंटरव्यू की कहानी है, मेंस की कहानी है ना। तो मेंस में सिंपल सी बात है, जो जो चीज बोले वो आपको ध्यान रखिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप पहला दिन में ही तीर मार लीजिएगा आंसर लिख के, तो ये आपकी गलत फहमी है। एक अच्छा आंसर लिखते लिखते आपको 3 महीने लग जाएंगे। और सिंपल सी बात है, आंसर लिखना है तो आपको मसाला चाहिए, आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए, आप हवा में आंसर नहीं लिखते, ठीक है। आपको पढ़ना होगा, आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए चीजों कि कोई भी चीज है उसका क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, उसका क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है गवर्नमेंट की। हाँ, मेंस में बॉडी में और एक चीज जो मिस हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव करके कॉलम देना है, और आपको लिखना है कि गवर्नमेंट क्या, एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लाई, हेल्थ के लिए क्या लाई, एग्रीकल्चर के लिए क्या लाई, एजुकेशन के लिए क्या लाई, ठीक है। तो ये आपको देना है, ठीक है। समझ में आया? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। और कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। हम फ्री हैं। और भैया हम बीएड किए हुए हैं, और हम बीएड इसीलिए किए थे क्योंकि हमको पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट भी है, अगर हमको अभी याद आएगा, क्योंकि 2 साल से हम किताब छुए नहीं, लेकिन अगर हमको याद आएगा तो हम बता देंगे। अगर कोई भी ऐसा डाउट है, अगर नहीं आएगा तो हम अभी बता देंगे, भैया हम नहीं बता पाएंगे। कुछ भी ऐसा डाउट है तो आप आराम से पूछ लेंगे। टाइम का मेरे पास कोई इशू नहीं है, बोलिएगा तो हम दोपहर तक बैठ जाएंगे, ठीक है। बताइए, कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए। 1-2 मिनट देख लेते हैं, अगर नहीं होता तो रैप अप करेंगे, पूछे फिर कब आएंगे मेरे को भी नहीं पता। पूछो बाबू तुम लोग। अरे ये सब भारत का जनगणना हमको लग रहा है कि कितना, भारत 1872, लेकिन वो उसके बाद 1881 से कंटिन्यूअस हो गया। लॉर्ड मायो प्रिपरेशन भाई हम घर से ही किया, यूपीएससी के लिए ऑनलाइन करते थे, अन अकेडमी से हम करते थे। बाकी इससे पहले, सबसे पहले इनिशियल प्रिपरेशन हम आचार्य आईएएस अकेडमी है, वहाँ हम ज्वाइन किए। तो उसके साथ साथ आचार्य के साथ साथ हम अन अकेडमी ज्वाइन किए, यूपीएससी का हम उसमें तैयारी करते थे। और फिर आंसर राइटिंग के लिए अमित पाठक एक सर है, मेहनत होगी जीत होगी, उनका प्लेटफॉर्म था टेलीग्राम पे। वहाँ सारे बच्चे आंसर लिख के भेजते थे, हम भी लिख के भेजते थे। जिसका अच्छा लगता था मेरे को, उसका आंसर का पॉइंट हम उठा लेते थे, समझ रहे हो ना। तो मतलब ये 3 सोर्स था, आचार्य, अन अकेडमी और अमित पाठक। सिंपल सी बात है भाई, नेट का अच्छा यूज करो, नेट का अच्छा यूज करो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। हम तो घर से ही किए हैं आप, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, ऐसा तो ना है कि दिल्ली मुंबई जाओगे, रांची जाओगे, धनबाद जाओगे तो आपको चंदनकारी क्या बिराड़ी मोड़ में। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम बता रहे हैं। दोनों जरूरी है, दोनों, लेकिन ग्रुपिंग तभी हो पाएगा जब आप अकेले पढ़ो। आप चाहोगे कि हम स्टार्टिंग से ही ग्रुप में पढ़ेंगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। आप मान के चलो कि हम हम पांचों ने एक ग्रुप बना लिए, ठीक है, हम पांचों का ग्रुप है। अब हमने आज रात को डिसाइड किया कि आज 8 बजे हम लोग
क्योंकि जो हम लोग करते थे हम बताएंगे हम लोग। तो मान के चलो हम पांचों ने डिसाइड किया कि हम लोग आज रात 8 बजे डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। ग्रुप डिस्कशन की बात हो रही है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन ग्रुप स्टडी से पहले इनको अपना, इनको अपना, इनको अपना, इनको अपना, हमको अपना, हमको एकदम पढ़ के जाना है। तो वहां जाएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा या कोई भी डाउट होगा हम एकदम क्लियर कर देंगे। ये भी वैसे पढ़ेंगे, ये भी, मतलब समझ रहे हो ना कि ग्रुप डिस्कशन करना है तो पांचों को अच्छे से पढ़ के जाना होगा, तब ग्रुप डिस्कशन। मतलब ऐसा नहीं कि ग्रुप डिस्कशन है वही मुंह धोने उठ के चले गए तो वहीं जाके बोल रहे हैं मूवी हार गया यार समझ रहे हो ना। तो जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक ग्रुप डिस्कशन पॉसिबल नहीं है। और ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि आपको लगे कि आपको बहुत कुछ आ गया, लेकिन जब आप ग्रुप डिस्कशन करोगे ना तो पता चलेगा अच्छा यार ये तो मेरे को आता ही नहीं। तो ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है। हम बता रहे हैं, हम ग्रुप डिस्कशन करते थे गूगल मीट पे। एक ग्रुप था मेरा, वो मैंने नाम नहीं रखा था, एक रगीज सर है उन्होंने नाम रखा था धूमगुड़िया। ठीक है, हम लोग 6 लोग थे, 6 लोग थे। 6 में से 3 का पीटी निकला था, 2 का मेंस निकला था। मतलब मैं था और एक लड़की था, एक लड़की थी सॉरी, उसका भी हो गया था एग्जाम बट वो कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से उसका नहीं। तो मतलब समझ रहे हो 6 में से 3 लोगों ने पीटी निकाला था मेरे ग्रुप में, 2 लोगों ने मेंस, 2 लोगों ने इंटरव्यू दिया। ठीक है, और इस बार क्या है, इस बार हम तो हट गए, 5 लोग हैं आई थिंक, 5 में से इस बार 4 का पीटी निकल गया। तो ग्रुप का इतना इंपॉर्टेंस है। लेकिन वही है ना कि अपना ग्रुप चुनने से पहले ध्यान दीजिए कि ग्रुप में उन्हीं लोगों को रखे तो सीरियस। अगर एक भी हवाबाज लड़का आ गया ना तो ग्रुप चौपट हो जाए। ग्रुप डिस्कशन तभी होगा जब आप खुद से चीजों को पढ़ के आओगे। तो समझना रहना कि पहले इंडिविजुअल स्टडी, पहले सेल्फ स्टडी, देन ओनली ग्रुप डिस्कशन, वरना ग्रुप डिस्कशन का कोई तुक नहीं। समझ में आया? और जरूरी है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, और बताइए, और कोई डाउट? पढ़ाई से भी रिलेटेड डाउट है तो बता यार, फैक्चुअल मत पूछो यार, कब जनगणना हुई, कब क्या हुआ। बाद में। और फैक्चुअल में उतना कुछ रखा भी नहीं है आजकल, फैक्चुअल पूछते नहीं। अरे आप पूछो कुछ क्लास का, आप बहुत शांत हो। नहीं तो सर जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन साथ में सब करेंगे तो करना होगा ना। ठीक है बस। नहीं तो हम भी तो वही बोले ना कि आप उड़ान देखो, आप लूसेंट वगैरह देखो। ठीक है, और लेकिन ये तो स्टैटिक हो गया ना। लूसेंट लूसेंट स्पेशली वो लूसेंट झारखंड वाला पोर्शन देखो ना। वन लाइनर मतलब झारखंड पोर्शन के लिए बोल रहे हो या पूरा इंडिया के लिए? अभी स्टार्टिंग तैयारी स्टार्टिंग है ना, तो अभी स्टार्टिंग है ठीक है, लेकिन एक बार थोड़ा सा प्रो बन जाएगा ना तो स्टैंडर्ड बुक में स्विच करना हो। क्या सर सही बोल रहे हैं कि नहीं? अभी स्टार्टिंग है इसलिए सर बोल रहे हैं लूसेंट, ताकि थोड़ा सा यूज टू हो जाओ। हाँ इसीलिए इसीलिए सर बोल रहे हैं अभी कुछ टाइम बाद, मतलब 6 महीना 1 साल बाद जब थोड़ा सा ग्रिप बन जाएगा तो आपको लूसेंट छोड़ के आपको स्टैंडर्ड बुक में स्विच करना ही होगा। ठीक है, और अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हो भाई, 3 साल है, 3 साल फ्लो बनाए रखना बड़ा जरूरी है। वरना क्या होगा कि 1 साल बाद लगेगा छोड़ो यार कितना पढ़, एक ही चीज एक ही चीज कितना पढ़े, एक ही चीज कितना पढ़े। और दूसरी बात, समय पार होते देर नहीं लगती। ठीक है, पता चले 2 साल ग्रेजुएट हो गया, पता चले जहाँ से स्टार्ट किया था हम अभी भी वहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको कंटिन्यूटी को बनाए रखें, है ना। ठीक है, आपको कोई डाउट हो गया? डन। इतना पढ़ो तो कंफ्यूजन है। ठीक है, और मान के चलो, अरे ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं, सब कंफ्यूज होता है, हम भी होते थे। ठीक है, देखो
उसमें थोड़ा अपना गट फीलिंग पे ये करो कि नहीं यार इसको मारेंगे तो शायद ये सही हो जाए। उसका तो अब कुछ नहीं है, अब हो सकता है गायत्री मंत्र पढ़ लो, टॉस निकाल लो, कुछ भी कर लो। अब हम तो अपना गट फीलिंग पे रहते थे, और जेपीएससी में क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लग गया तो लग गया, है ना, है ना, अब लग जाता है, मेरा भी बहुत सारा लगा। ठीक है, अभी अभी और हम कुछ चीज बता दे रहे हैं, अभी जिसका सिलेक्शन हो गया वो बताएगा कि यार हमको तो डे 1 से पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, हम ऐसा करते थे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आदमी रिजल्ट भी मतलब मेंस भी लिख के आ जाता है, इंटरव्यू लिख के आ जाता है, उसको कोई गारंटी नहीं है कि उसका हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। जैसे आंसर का है, जब तक जब अभी अभी भी हो सकता है कि हम आंसर लिखेंगे उतना मजा नहीं आएगा। मतलब आंसर देखिए सबसे मेन है आंसर लिख। आप पीटी कितना भी पढ़ लो, लुसेंट कितना भी पढ़ लो, पीटी पास करोगे आप। आपका सिलेक्शन आपका मेंस आंसर राइटिंग कराएगा, हम आपको फिर से बता रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग आपका सिलेक्शन कराएगा। और मेंस के लिए आपको चीजों को मतलब होता है ना, सारा डायमेंशन आपको पढ़ना होगा, और सारा डायमेंशन आपको किताब में नहीं मिलेगा, आपको नेट से मिलेगा। आप दृष्टि का आर्टिकल्स पढ़ो, इनसाइट से पढ़ो, और ये जो हम दृष्टि इंसाइट हमको लगता है हम 4 से 5 बार रिपीट कर लिए, तो हम मतलब पागल नहीं है जो रिपीट कर रहे हैं, ये हम आपके दिमाग में डाल रहे हैं कि आप इससे पढ़िए। ठीक है, तो दृष्टि के करंट अफेयर्स पढ़िए, इनसाइट के पढ़िए, दृष्टि आपका हिंदी में भी अवेलेबल है ना, और आपको फायदा करेगा। आप जो जो चीज हम बोले आप इसको इम्प्लीमेंट करो, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे आप बताना आपको फायदा हुआ कि नहीं, क्योंकि हमको इंडिविजुअली फायदा हुआ है। और हम आपको एक चीज अलग नहीं बताए हैं जो हम नहीं किए, मतलब जो हम किए हैं हम आपको एक तरह से सारा कुछ बता दें। ठीक है, अगर आपका और सिलेक्शन नहीं होता, अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो इसका मतलब खामी आपके अंदर। ठीक है ना, मेरे अंदर है ना सर के अंदर है, सर अपना पूरा डेडिकेशन लगा रहे हैं, जो मेरा स्ट्रेटजी था हम बता रहे हैं। ठीक है, अगर अब आप फेल होते हो देन यू आर ओनली टू ब्लेम। यही बात है ना, सर पढ़ा रहे हैं ये बड़ी बात है, तो आप लोगों को थोड़ा डेडिकेशन दिखाना होगा। और पता आपका सिलेक्शन एक ही इंसान करा सकता है, कौन? आप खुद, है ना, आप खुद करा सकते हो, और आपका रिजेक्शन भी एक ही इंसान करा सकता है, आप खुद। ठीक है, पढ़ाई को बोझ की तरह मत लीजिए, पढ़ाई को इंटरेस्ट से पढ़िए। ठीक है, समझ रहे हैं ना। बाकी चलिए ठीक है, बाकी कोई डाउट होगा सर हैं, सर से हम जुड़े ही रहते हैं, मतलब लगभग बात होती रहती है हमारी, तो कोई भी इश्यू होगा सर को आप बताइए, जरूरी होगा तो हम इंडिविजुअली आप लोग से बात कर लेंगे। ठीक है, हम टाइम निकाल के, बाकी हम हमेशा हैं आप लोग के साथ। हाँ हाँ हाँ, अरे सिंपल सी बात है यार, अगर हम क्या देखो, मेरा मेरा एक ही रहता है कि अगर हम सक्सेस हैं, अगर मेरा अगर मेरे वजह से अगर कोई बंदा सक्सेस हो जाए, मतलब उसके सक्सेस में अगर मेरा 0.001% कंट्रीब्यूशन भी हो जाए ना, तो हम अपने आप को सफल मानेंगे, है ना। हम इसमें मतलब कोई नहीं, एक होता है ना कि बहुत कोई होता है जो पढ़ लिया वो छुपा रहा है, या हम अपना स्ट्रेटजी छुपा रहे हैं ताकि किसी का ना हो। मेरा ऐसा कोई नहीं, हम पढ़ते थे, जो हमको आता है सब बताते थे, इवेंचुअली जो काम हम किए आपको हम सब बताएं, जो किए हम कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कितना। अब हमको बोलना होता है, जैसे हम आपको बताएं कि हम लगभग 2.5 से 3 साल तैयारी किए, हमको अपने आप को बहुत ज्यादा तेजा दिखाना होता तो बोल सकते थे ना, मैंने तो 9 महीने तैयारी की थी, हार्डली 1 साल। होता है ना, अगर हमको उतना ही फोकसबाजी करना होता तो हम बोल सकते थे ना कि 1 साल का तैयारी था मेरा और बहुत ही डेडिकेशन था, हम कहीं नहीं गए, किसी इंस्टीट्यूट नहीं गए, मॉडर्न खाली स्टैंडर्ड बुक्स लिए और 1 साल पढ़े और कह रहे हैं। ठीक है, हम रियलिस्टिक चीजें बताएं, 3 साल लगा तैयारी में भैया, नेट रख रहे हैं, इंस्टीट्यूट रख रहे हैं, अकेडमी रख रहे हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन किए, इंडिविजुअल पढ़ाई किए, समझ रहे हैं ना। तो जो था हम बता दिए, कोई चीज छुपाए, है ना। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको यहीं खत्म करते हैं अपन। ठीक है, चलिए, थैंक यू।